जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त एक मुस्कुराहट से जवाब देंगे कि आप सब ठीक हैं, और आपके मुस्कुराते हुए चेहरे और दिल मुझे दिखने चाहिए, ताकि लगे कि एक ऊर्जावान क्लास है और इस कक्षा से वो लोग जुड़े हुए हैं जिनके अंदर एक दम है अपने भविष्य को अपनी मेहनत के द्वारा बदलने का। सचिन कुमार, उपेंद्र, निधि, अंशी, ध्रुवतारा, शशिकांत, राहुल, शुभम, चंबल का डाकू, नवीन भैया का जख्मी छात्र, अरुण सागर, शिवेंद्र, सवनीश, अमर, अनीकांत, धर्मरेज, आरडब्ल्यूए की फौज, सारे साथियों का बहुत स्वागत है। और दोस्त, आज हम प्रैक्टिस सेट 10 पर पहुंच चुके हैं। प्रैक्टिस सेट 10 पर पहुंचने का मतलब है कि साथी हम लोग 25% अपना कार्य पूरा कर चुके हैं। बाकी के जो 25% के 3 चरण और है साथी, बहुत जल्दी हमारे पूरे हो जाएंगे। हम लोगों को उसके लिए एक विश्वास के साथ में, एक ताकत के साथ में, सबसे बेहतरीन चीज़ जीएस में होती है उसका रिवीजन। वही साथी आपको बेहतर बनाएगा, और आप एक अच्छा रिवीजन करते हैं या नहीं करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर करेगा। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले पिछले प्रैक्टिस सेट के 5 क्वेश्चन के आंसर आप सब देंगे, और 5/5 स्कोर की एक उम्मीद आपसे रहेगी। कुछ साथी अभी से स्कोर लिखने लग गए हैं, ये गलत बात है भाई। ठीक है, पहले करने हैं स्कोर तब बताना है। ठीक है, 5/5 तो समझ में आता है, एक ने 4/5 लिख दिया है पहले ही, मतलब वो समझ गया कि मेरा कोई एक गलत होगा। ऐसा नहीं करना है। राक्षस, जिसको दानव नृत्य भी कहते हैं, कहाँ का है साथी? भैया हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। मनोहरी सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध मैंने आपको बताया है कि भैया सैक्सोफोन से है। किससे है? सैक्सोफोन से इनका संबंध है। और सबसे नई शास्त्रीय भाषा कौन सी है? कुल कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे भैया 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिसमें सबसे पुरानी आपका तमिल है और सबसे नई आपका उड़िया है। और उड़िया किस वर्ष जोड़ी गई जरा बताएं? तो उड़िया 2014 में जोड़ी गई। द सनसेट क्लब किसकी पुस्तक है साथी? ये आपको बताया कि खुशवंत सिंह की पुस्तक है। किसकी? खुशवंत सिंह की पुस्तक है आपका द सनसेट क्लब, खुशवंत सिंह। 11वां जो साथी मौलिक कर्तव्य है, आपको पता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। उस समिति में 12 सदस्य थे। उन्होंने साथी दंड का प्रावधान भी दिया आपका मौलिक कर्तव्यों को जोड़ते समय। और जब मौलिक कर्तव्यों की बात आती है तो हम लिखते हैं कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया। तो बाद में कब जोड़ा गया साथी? 11वां मौलिक कर्तव्य आपका 86वें संविधान संशोधन से, 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2002 में जोड़ा गया। बात क्लियर है? एक बार स्कोर देखना चाहेंगे। स्वतंत्र का स्कोर 4 है, एक भाई का स्कोर 6 आ गया है, संजय 4 स्कोर पर है। इनके मत दिखाया करो, जो लगे ईमानदारी से उसी का स्कोर दिखाओ। बोलेंगे जी कुणाल भाई 4 पर हैं, बहुत बढ़िया। रेशमा 5 पर हैं, आपका सिवाक 5 पर हैं, बहुत तेज कमेंट्स जाते हुए। रितेश 5 पर हैं, और पूनम आपका साथी 4 पर हैं, अमित शुक्ला 4 पर हैं। बहुत शाबाश साथी, 5 पर अपने स्कोर को पहुंचाइए, और आज के अच्छे से नोट्स बनाने के लिए एकदम से कमर कस के तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न है, तय्यम निम्न में से किस राज्य की धार्मिक कला शैली है? तय्यम का संबंध किस राज्य से है, जो कि एक नृत्य शैली है, जिसको हम एक लोक नृत्य शैली भी कहते हैं। तो तय्यम याद रख लेना भैया आपका, जिसको कई बार आपको परीक्षाओं में थेयम लिखा हुआ भी मिलेगा, तो परेशान नहीं होना है। ये केरल की एक शैली है। किसकी? केरल की। केरल की अन्य धार्मिक शैलियों की बात करें साथी, कृष्णाट्टम है। अट्टम वर्ड तो आप जानते हैं ना, मैंने आपको बताया था, अट्टम स्टैंड्स फॉर केरल। कृष्णाट्टम हो गया। चविट्टू नाटकामी हो गया आपका। चविट्टू क्या बोलेंगे? चविट्टू नाटकामी हो गया आपका साथी। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? डबल टे आ गया। और डबल टे केरल की पहचान मैंने आपको बताई। ताल मड्डाले आपसे पूछे, ताल मड्डाले आपका सीपीओ में पूछा गया। ताल मड्डाले कहाँ का है साथी? तो ये केरल और कर्नाटक का है। क्या बोलोगे? केरल और क्या बोलेंगे? केरल और कर्नाटक का है। कल, केरल को बोलते हैं हम कल, नाटक कर रही थी वो ताल पर। किस पर? ताल पर। ठीक है। एक साथी आपका बिल्लू पाठ होता है। बिल्लू पाठ कहाँ का है साथी? वो आपका केरल के साथ साथ तमिलनाडु का है। कहाँ का है? केरल क्या बोलेंगे? कल। और तुम मिलने आना, क्या बोलेंगे? तुम मिलने आना, यानी बिल्लू क्या बोलेंगे भैया यहाँ पर? कल तुम मिलने आना बिल्लू, तमिलनाडु। कल, कल तुम मिलने आना बिल्लू, ये कहाँ का है साथी? केरल का और साथी तमिलनाडु का है। बिल्लू पाठ क्या बोलेंगे जी? गलती नहीं करनी है। आगे आते हैं।
मुझे कुछ नृत्य शैली या धार्मिक कला शैली आप गुजरात की बताएं। गुजरात का साथी कौन सा है? गुजरात का एक तो है गरोडा, क्या बोलेंगे? गरोडा और रासलीला, ठीक है। किसी का समय गुजर रहा था, गुजरात को हम क्या बोलते हैं? गुजरना। तो गुजर रहा था किसी का समय रासलीला में, और कोई भी उसकी राह में रोड़ा नहीं बन रहा था, मतलब बीच में कोई नहीं आ रहा था। तो गरोडा और रासलीला गुजरात के हो गए आपका। आंध्र प्रदेश की बात करें साथी, आंध्र प्रदेश का रूट वर्ड क्या होता है मेरा? हमेशा अंधा। अंधे आदमी को दिखता नहीं तो वो सुनेगा कथाएं। तो जो दो आपका डांस है, एक तो बुर्रा कथा धार्मिक कला शैली है, एक साथी आपका ओग्गू कथा, क्या बोलेंगे? बुर्रा कथा और ओग्गू कथा, ये कहाँ की हैं? ये आपका आंध्र प्रदेश की हैं। उत्तराखंड की बात करें साथी, आपका उत्तराखंड की धार्मिक कला शैली है रम्माण, क्या बोलोगे? रम्माण कहाँ की धार्मिक कला शैली है? उत्तराखंड की धार्मिक कला शैली है, गलती कभी नहीं करनी। रमान उत्तराखंड हो गया, कथा कहाँ से हो गई? अंधे से हो गई। गुजरात का गरोडा और रासलीला हो गए। यहाँ पर मैंने आपको बताया कृष्णाटम, चविट्टू नाटकामी हो गया आपका, ताल मड्डाले हो गया, और साथ ही आपका क्या हो गया? बिल्लू बिल्लू पाठ हो गया। ये कहाँ के हैं? दोनों याद रखेंगे, क्या बोलेंगे? केरल और तमिलनाडु के हो गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्न में से किस राज्य में बतुकम्मा नामक राज्य उत्सव मनाया जाता है? बतुकम्मा बोलेंगे भी फटाफट से, उत्तर देंगे। कोई भी उत्तर के अलावा अतिरिक्त बात ना करे, उस साथी का कमेंट नहीं दिखना चाहिए भाई। दोस्त उसको दिखाओ जो सही उत्तर दे। क्या बोलेंगे? निम्न में से किस राज्य में बतुकम्मा नामक राज्य उत्सव मनाया जाता है? तो बतुकम्मा कहाँ का है साथी? आपका तमिलनाडु, तेलंगाना। बतुकम्मा को हम बोलते थे बथुकम्मा, और बथुआ सुना है आपने, जो खेतों में होता है अपना, गेहूं की फसल के साथ हो जाता है, खरपतवार है, उसके हम लोग रोटी बना लेते हैं, पराठे बना लेते हैं। तो जब पराठे बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? बथुआ के तेल से बनाते हैं, क्या बोलेंगे? तेल से बना लूं, क्या बना लूं? बोनालू उत्सव हो गया। तेल से क्या बना लूं? बथुआ के पराठे, तो क्या बोलेंगे? बोनालू हो गया आपका। और जब उसने पराठे बनाए तो पराठे कैसे बने? अलाई बलाई बने, उल्टे सीधे पराठे बना दिए। कैसे पराठे बनाए? अलाई बलाई। और साथ ही एक जतारा रूट वर्ड है, मेधराम जतारा। किसी में भी साथी आपका त्रा आए, जतारा हो गया आपका। जैसे नागोबा जतारा हो गया, क्या हो गया? नागोबा जतारा हो गया आपका। समक्का सरक्का जतारा हो गया। सारे के सारे पूछे गए हैं। समक्का सरक्का जतारा हो गया। तो जरा जतारा रूट वर्ड किस चीज के हैं? क्या बोलेंगे? जतारा। क्या जतारा? क्योंकि भाई उसने बथुआ के पराठे बना लूं किस में? तेल में। इस बात पर वो क्या हो गया? गुस्सा हो गया। गुस्सा हो गया, उसने बोला घी में बनाओ, तो अपना क्रोध जता रहा है वो, क्या? अपना गुस्सा जता रहा है। क्या बोलेंगे? जतारा, मेधराम जतारा, नागोबा जतारा, समक्का सरक्का जतारा। अच्छा चलो, फिर उसने घी में भी बना दिए, उसने बात मान ली। अब बात मान ली तो पराठे रखने के लिए क्या चाहिए? क्या बोलेंगे भैया? दुन्ना पोथुला। दुन्ना समझते हो? दोने जो होते हैं, डोने कहते हैं जिसको आप। दुन्ना पोथुला पांडुंगा। दुन्ना पोथुला नाम याद रखें सिर्फ। पांडुंगा ये कहाँ का है? ये भी भैया आपका तेलंगाना का है। कहाँ का है? तेलंगाना का है। तमिलनाडु की अगर साथी हम बात करते हैं, तुम जब मिलने आओगे तो क्या बोलेंगे? एक चित्र बना के लाना। क्या बना के लेके आओगे? बोलो भैया बना के लाएंगे एक चित्र। चित्राथी, ठीक है। और चित्राथी के साथ में आता है थाई पुसुम। और वो जो चित्र बनवा के लाओगे तुम, वो चित्र वाला कैसे बनाएगा? थाई पे रख के बनाएगा, थाई पे रख के। चित्र ऐसे ही तो बनते, थाई पुसुम। क्या बोलेंगे? थाई पुसुम आपका तमिलनाडु का हो गया। केरल से साथी आपका त्रिशूरपुरम। क्या बोलेंगे? त्रिशूरपुरम हो गया आपका। और निशांगधी नृत्य हो गया आपका, जो एक उत्सव भी है। क्या बोलेंगे? निशांगधी। ये कहाँ के हैं? केरल के। कैसे याद रखेंगे? क्या बोलेंगे? केरल को कल बोलते हैं, ऐसे याद रख लेना। तेरे सर की कसम निशा, तेरे सर की कसम निशा, कल मैं कहीं नहीं गया। क्या बोलोगे? कल मैं कहीं नहीं गया। तेरे सर की कसम निशा। केरल मतलब कल, केल है। और उड़ीसा का होता है साथी रज पर्व। और दिशा पटानी रोज जाती है जिम, ठीक है। और बाली यात्रा, इसीलिए उसकी उम्र बाली लगती है, कम लगती है। रज पर्व और बाली यात्रा कहाँ के हैं साथी? ये हमारा उड़ीसा के हैं। और कभी भी गलती नहीं करनी है, रिवीजन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार थम्स अप करके बता दो भैया, मजा आ जाता है इन ट्रिक्स में। कुछ तो भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाती हैं, बाकी आप रिवीजन करना होंगी याद।
स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू नामक पुस्तक के लेखों का संग्रह है। स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर, क्या बोलेंगे? सच बोलना शक्ति के लिए, क्या बोलेंगे? स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर, शक्ति से सच बोलना। माई अल्टरनेटिव व्यू नामक पुस्तक किसकी लेखन का है? पी चिदम्बरम की पुस्तक है भैया। किसकी? पी चिदम्बरम की पुस्तक है। अरुण शौरी साथी इनकी एक चर्चित पुस्तक है टू सेंट्स। क्या बोलोगे? टू सेंट्स एक चर्चित पुस्तक है, टू सेंट्स। यशवंत सिन्हा की अगर हम बात करते हैं साथी, इंडिया अनमेड पुस्तक है। क्या? इंडिया अनमेड पुस्तक है। और भारत के प्रमुख जो राजनीतिक लोग रहे हैं, जो आपका पॉलिटिक्स से संबंधित रहे हैं, उनकी रचनाएं एसएससी पूछता है। कुछ किताबें साथी मैं आपको बताने जा रहा हूं या आपसे पूछने भी जा रहा हूं, मुझे बताना आप लोग। प्रणब मुखर्जी की कौन सी बुक है? प्रणब मुखर्जी जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, उनकी किताब साथी कौन सी है? प्रणब मुखर्जी की बुक, ठीक है। दूसरा मैं आपसे पूछूंगा साथी, आपका भारत के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी की कौन सी चर्चित पुस्तक है? कोई एक पुस्तक आप मुझे बताएं। हामिद अंसारी की चर्चित पुस्तक कौन सी है? प्रतिभा पाटिल भारत की साथी आपका पहली महिला राष्ट्रपति रही, उनकी बुक का क्या नाम है? प्रतिभा पाटिल जी की बुक का क्या नाम है? शीला दीक्षित आपका साथी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रही थी, इनकी बुक का क्या नाम है? मनमोहन सिंह की बुक का साथी क्या नाम है? भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। मनमोहन सिंह एलपीजी के दौरान कौन थे? ये आपका फाइनेंस मिनिस्टर थे। इनकी बुक का क्या नाम है? मेनका गांधी की पुस्तक का क्या नाम है? मेनका गांधी जी की पुस्तक का क्या नाम है? और साथ ही आपका कपिल सिब्बल, ठीक है, जो कि देश के प्रमुख वकील भी हैं और कांग्रेस के एक नेता भी थे, कपिल सिब्बल के साथी बुक का क्या नाम है? बताएंगे जी। प्रणब मुखर्जी जी देश के राष्ट्रपति रहे, इनकी बुक का नाम है साथी आपका, क्या बोलेंगे? इनकी बुक का नाम है थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस। क्या बोलेंगे भैया? इनकी किताब का नाम है थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। उम्मीद करूंगा इस बार की परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगी। हामिद अंसारी सिटीजन एंड सोसाइटी, सिटीजन एंड सोसाइटी बुक किसकी है साथी? आपका हामिद अंसारी की बुक है। प्रतिभा पाटिल राइज इंडिया बुक इन्होंने लिखी है, राइज इंडिया बुक लिखी है। शीला दीक्षित माई टाइम, क्या बोलोगे? माई टाइम माई लाइफ, क्या बोलेंगे? माई टाइम, सॉरी, माई टाइम माई लाइफ, ये बुक किसकी है आपका? ये शीला दीक्षित की। मनमोहन सिंह जी की बुक है चेंजिंग इंडिया, चेंजिंग इंडिया बुक किसकी है? मनमोहन सिंह जी की है। मेनका गांधी हेड एंड टेल्स, हेड्स एंड टेल्स बुक किसकी है? वो मेनका गांधी की है। और कपिल सिब्बल की पुस्तक है आई विटनेस, क्या बोलेंगे? आई विटनेस, क्योंकि वकील हैं, कोर्ट में प्रयोग ही होता है वर्ड विटनेस, तो आई विटनेस किसकी है साथी? आपका वो कपिल सिब्बल की बुक है। ये पुस्तकें आपको पता होनी चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि कौन सा यूटी था जिसका साथी पॉपुलेशन डेंसिटी जो था, पॉपुलेशन डेंसिटी वो सबसे कम था? पॉपुलेशन डेंसिटी से मतलब समझते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी से मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे व्यक्तियों की संख्या। प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, यही जनसंख्या घनत्व है। यानी एक वर्ग किलोमीटर, वर्ग तो आप जानते होंगे भुजा की घात 2, जी भैया, तो पर, क्या बोलेंगे? पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने पर्सन रहते हैं? पर स्क्वायर किलोमीटर में साथी हाउ मैनी पर्सन्स रेजिडेंस, हाउ मैनी पर्सन्स आपका साथी कितने व्यक्ति हैं जो रेजाइड करते हैं, रेजिडेंस रखते हैं, तो उनको हम कहते हैं आपका जनसंख्या घनत्व। तो ये सबसे कम कहाँ का है? तो कुछ साथियों ने लिखा, मेरे साथियों ने, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। यहाँ हर वर्ग किलोमीटर में, यानी इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी, इधर भी, तो इस वर्ग किलोमीटर में कितने? कुल 46 लोग रहते हैं और ये सबसे कम है। मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस यूटी का है? सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है पीडी, वो किसका है भैया? दिल्ली का है आपका। और दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना है? कितने आदमी रहते हैं भैया? आदमी के ऊपर आदमी रहता है स्क्वायर किलोमीटर, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर रहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है साथी आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़, क्या बोलेंगे? ये सेकंड पर आता है। दूसरे पर कौन है? चंडीगढ़। लगभग वहां पर भी 97,200 के करीब व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। अगर मैं राज्यों में पूछूं, राज्य में, स्टेट में साथी पीडी किसका ज्यादा है? स्टेट में जो जनसंख्या घनत्व है,
स्टेट में जो जनसंख्या घनत्व है किस राज्य का सबसे ज़्यादा, पहले और दूसरे स्थान पर बताएंगे। स्टेट में जनसंख्या घनत्व पहले नंबर पर आता है बिहार, और जो पहले पर है उनकी स्थिति पता होनी चाहिए आपको। 1106 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। और दूसरे नंबर पर आता है वेस्ट बंगाल, इसमें साथी 1028 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो यूटी में कौन है, पहले पर दिल्ली, दूसरे पर चंडीगढ़ है। स्टेट में पहले पर बात करें बिहार है, दूसरे पर आपका साथी कौन है, पश्चिम बंगाल है। यूटी में अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा हो ही गई। सबसे कम राज्यों में अगर हम बात करते हैं साथी, सबसे कम अगर हम राज्यों में बात करते हैं तो क्या आप मुझे बता पाएंगे सबसे ज़्यादा राज्यों में किस में निवास करते हैं आपका, ये कौन व्यक्ति बताएगा। सबसे कम राज्य, ये पूछूं मैं आपसे, सबसे कम जो पॉपुलेशन डेंसिटी है पीडी है किसमें, राज्य में। तो क्या उत्तर आएगा भैया, अरुणाचल उत्तर आ जाएगा। और अरुणाचल में कितने व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, जरा बताएं, कितने साथी बता सकते हैं। अरुणाचल में बहुत सारे साथियों ने लिखा भैया 17 17 17। मैं आपकी पीठ थपथपाता हूं साथी कि आप बेसिक जानकारी रखते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में लवलीना बोर्गेहेन भारत में कौन से खेल का प्रतिनिधित्व करती हैं। लवलीना बोर्गेहेन का संबंध किस खेल से है, और भारत की साथ ही ये तीसरी बॉक्सर रही जो हमको ओलंपिक में मेडल दिलाई थी। कौन सी बॉक्सर रही है आपका, तीसरी बॉक्सर। तो बॉक्सर अर्थात ये मुक्केबाजी से संबंध रखती हैं। तो मैं मेरे मित्र आपसे पूछना चाहूंगा, इनसे पहले, मैंने बोला ये तीसरी बॉक्सर है, तो इनसे पहले कौन दो बॉक्सर थे, जरा सोचने का प्रयास करें। तो भारत के लिए साथी अगर मैं ओलंपिक की बात करता हूं, ओलंपिक में इंडियन बॉक्सिंग की अगर मैं बात करता हूं, इंडियन बॉक्सिंग का क्या परफॉर्मेंस आज तक रहा है, तो सबसे पहला मेडल जो बॉक्सिंग में हमको दिलाया वो विजेंद्र सिंह थे हमारे। क्या बोलोगे, विजेंद्र सिंह थे साथी हमारे। और विजेंद्र सिंह ने 2008 में हमको दिलाया था ब्रॉन्ज, क्या ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने दिलाया था 2008 बीजिंग में। जहां पर आपका गोल्ड मेडल किसने जीता था, एसॉर्ट एट हिस्ट्री किसने लिखी थी, आपका पिस्टल में आपका राइफल जो शूटिंग में जो हमको गोल्ड दिलाया वो किसने दिलाया था, वो पहले पर्सन भी बने थे गोल्ड जीतने वाले। तो क्या बोलेंगे जी, नाम क्या आएगा उनका, जो आप सारे लोगों से पूछना चाहूंगा, अभिनव बिंद्रा जी हैं। ठीक है, दूसरे व्यक्ति बनी हमारी मैरी कॉम। दूसरे पर्सन कौन थे, मैरी कॉम थी। और मैरी कॉम ने जो मेडल जीता वो 2012 में जीता, और ये कांस्य पदक ही इन्होंने दिलाया था साथी। और मैरी कॉम की जो वेट कैटेगरी थी वो 51 केजी थी। और लवलीना बोर्गेहेन बनी साथी हमारा थर्ड, कितने केजी में, 69 केजी में। और ये इन्होंने दिलाया 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक थे, जो साथी हमारे हुए थे कहाँ पर, 2021 में टोक्यो में हुए थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन्होंने कौन सा पदक दिलाया था, तो इन्होंने भी कांस्य पदक दिलाया। यानी बॉक्सिंग में हमको अब तक 3 कांस्य मिल चुके हैं। अगर लवलीना बोर्गेहेन जी की बात हम करते हैं साथी, तो याद रख लेना लवलीना बोर्गेहेन ही हैं जिन्होंने 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। मुझे आप बताओ 2023 की वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई बॉक्सिंग के लिए, वो कहाँ पर हुई थी, कहाँ पर आयोजित हुई थी। तो आप बोलेंगे 2023 भैया कभी नहीं भूलेंगे हम, न्यू दिल्ली में आयोजित हुई थी। साथी लवलीना बोर्गेहेन जी से आपसे क्वेश्चन पूछे तो इनको खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है या नहीं, यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये पा चुकी हैं या नहीं। तो आप कहेंगे जी भैया खेल रत्न अवार्ड इनको मिल चुका है 2021 में। और याद रख लेना ये आपका जो एशियन गेम्स हमारे हुए, एशियन गेम्स हुए 2023 में, उसमें क्या रही थी, ये आपका ध्वजवाहक रही थी, यानी फ्लैग को लेकर के ये साथी आपका चली थी। क्या आप मुझे बता दोगे, इनके साथ में मैंने इसी क्लास में बताया हॉकी टीम के कैप्टन कौन थी, इनके साथ में कौन साथी हॉकी टीम के कैप्टन कौन थी जो संयुक्त रूप से ध्वजवाहक बनी थी। तो आप बोलेंगे भैया इनके साथ संयुक्त रूप से ध्वजवाहक बनने वाली हरमनप्रीत सिंह थी। कौन, हरमनप्रीत सिंह। बहुत सारे साथियों का उत्तर आया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस नृत्य शैली में जटिलतम मेकअप कोड, पोशाक, फेस मास्क, सिर के परिधान और फेस चमकीले रंगों के चेहरे शामिल होते हैं, मतलब चेहरे को बहुत रंगा जाता है, ये कौन सा है साथी आपका। कथकली में ये होता है, कथक में, सत्रिया में, या फिर ओडिसी में। बोलेंगे भैया कथकली में। मैं आपसे पूछूं कथकली किस राज्य का है साथी, तो आप कहेंगे कथकली भैया केरल का है। कहाँ का है, केरल का है। कथक कहाँ
का है, वो यूपी का है, और इसी को साथ ही हम नटवरी डांस भी कहते हैं। नटवरी नृत्य भी किसका नाम है, वो कथक का है। सत्रिया की साथ ही हम बात करें, इसके लिए रिलेटेड एक याद रख लेना, इसमें बोर संगीत का प्रयोग होता है। बोर म्यूजिक का नाम है, ऐसा मत बोलना कि इस म्यूजिक से बोर हो जाते होंगे जी, नहीं जी, क्या बोलेंगे, बोर संगीत, बोर म्यूजिक का नाम है। ओडिसी, और ओडिसी का जो साथी अन्य नाम है, ओडिसी का जो अन्य नाम है वो है ओरिली। ओरिली नाम से किस डांस को जाना जाता है? भारत में साउथ ईस्ट का साथी कौन है? ओडिसी को ही हम ओरिली कहते हैं। अच्छा ठीक है, कथकली से रिलेटेड कुछ बताइए। जब साथी रंगों की बात आई आपका, जब रंगों की बात आई तो कथकली से कुछ चीज़ें याद रख लेनी है आपको कि कथकली में जो साथी होता है, पहली बात याद रख लेना, श्रृंगार जो होता है जिसको हम बोलते हैं वेशम, क्या बोलते हैं, वेशम। कितने प्रकार का होता है कथकली में श्रृंगार? 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है, जिसमें साथी एक होता है आपका पाचा, दूसरा होता है साथी आपका काठी, क्या होता है, काठी होता है, तीसरा साथी आपका होता है थड़ी, चौथा आपका होता है भैया आपका, चौथा होता है कारी, और पांचवा होता है मिनिक्कू, क्या, मिनिक्कू। तो भैया ये पांचों शब्द याद रखें जी भैया। इनसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, मिनुक्कू शब्द दे देगा, थड़ी दे देगा, आपका कारी दे देगा, पाचा काठी दे के पूछ लेगा, कोई एक शब्द दे के कि इसका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो किस क्लासिकल डांस से आप कहेंगे कि भैया इसका संबंध कथकली से है। किससे? कथकली से। इसमें साथ ही आपका एक नायक होता है, नायक को हम कहते हैं, जो हीरो होता है उसको बोलते हैं पाचा। एक होता है विलेन, नायक समझते हैं ना, हीरो। खलनायक होता है विलेन, खलनायक को इसमें बोलते हैं कथी, क्या बोलते हैं, कथी इसमें कहते हैं। और साथ ही इसमें याद रखेंगे आप लोग, कुल मुद्रा 24 होती है, क्या होती है, कुल मुद्रा कितनी होती है, कितने स्टाइल होते हैं, 24 होते हैं। और साथ ही कथकली का जो नृत्य का स्थान है, क्या बोलेंगे, जो थिएटर होता है, नृत्य स्थान मतलब जहां पर इसको किया जाता है, उस थिएटर को हम बोलते हैं कुट्टम पालम, क्या बोलते हैं, कुट्टम पालम उसको हम कहते हैं। कुट्टम पालम किसका नाम है? कुट्टम पालम, जहां पर कथकली को किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुट्टम पालम। कुट्टम पालम कथकली पर याद रखेंगे। नायक कौन है? पाचा है। और खलनायक कौन है? साथी कथी है। कुल डांस फॉर्मेट होते हैं हमारे कितने? आपका 24 होते हैं। ओडिसी में मैंने बताए रंग कितने प्रकार के, जरा बताएं। ओडिसी में साथी रंग कितने प्रकार के मैंने आपको बताए? तो आप कहेंगे भैया ओडिसी में मैंने 5 प्रकार के रंग बताए। और 5 रंग वो किसको बताते हैं? जैसे उसमें से एक होता है आपका लाल रंग, क्या होता है, लाल रंग, जो किसको दिखाता है? आपका बुराई को दिखाता है। किसको? बुराई का प्रतीक है। साथी आपका पीला रंग दिखाता है आपका जितने भी सेंट हैं, जितनी भी वुमेन हैं, संत और महिलाओं को दर्शाता है। पीला रंग किसको साथी? आपका किसको दर्शाता है? आपका संत और महिलाओं को। हरा रंग जो है साथी आपका, वो दर्शाता है कुलीनता को, जो देव रूप होता है, नोबिलिटी जिसको हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति कुलीन है, उसकी कुलीनता को दर्शाता है। सफ़ेद जो दाढ़ी होती है इस रंग में, देखिए कितनी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है जी भैया। सफ़ेद जो दाढ़ी होती है, यानी जो वाइट बियर्ड होती है, वो उच्चतर चेतना को दर्शाती है। किसको? उच्चतर चेतना, यानी हायर कॉन्शियसनेस को दर्शाती है। ठीक है, ये कुछ प्रमुख रंग हैं जो आपको पता होने चाहिए। उच्चतर चेतना हायर कॉन्शियसनेस को दर्शाती है। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? बोलेंगे। खेलों को जिसने क्या दे दिया आपका साथी? एक इंडस्ट्री का फॉर्मेट दे दिया, एक इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया। वो कौन सा राज्य है? मिजोरम, गोवा, गुजरात या फिर मेघालय? ऐसा करने वाला राज्य बना है मिजोरम। कौन? मिजोरम। साथ में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खुला है? भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, क्या बोलेंगे? भारत की पहली नेशनल साथी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर ओपन हुई है? तो आप कहेंगे भैया ये मणिपुर में खुला था 2018 में। और बहुत पूछा जाता मणिपुर में 2018, मणिपुर में भी पूछे कहाँ पर? तो साथी इम्फाल। क्या इम्फाल इसकी राजधानी है? आप जानते हैं, यस और नो? जानते हैं ना, इम्फाल किसकी राजधानी है साथी? आपका मणिपुर की राजधानी है। आगे आएंगे। किस वर्ष में सांची को यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें शामिल किया गया था? सांची। एक क्वेश्चन मेरा बनेगा कि सांची कहाँ पर स्थित है। एक क्वेश्चन बनेगा मेरा, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में कितने साइट हैं?
इंडिया की कितनी साइट हैं कुल, तो इंडिया की क्या बोलेंगे, अभी वर्तमान में भैया 42 साइट हैं। और सांची जो कि एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको 1989 में यूनेस्को की आपका किसमें, आपका विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया। अच्छा, एमपी के और कौन कौन से स्थल हैं जो यूनेस्को में, ऐसे पूछ सकता है, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है, तो एमपी का ही साथी आपका आता है खजुराहो। खजुराहो को क्या यूनेस्को में शामिल किया गया, जी हाँ, खजुराहो जो कि एमपी में स्थित है, इसको साथी 1986 में शामिल किया गया। दूसरा साथी भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका जो रॉक संग्रहालय है, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, उसको कब शामिल किया गया, ये भी एमपी में है, 2003 में। कब, 2003 में इसको भी शामिल कर लिया गया, 2003। ठीक है, तो कौन कौन से स्थल हो गए एमपी के, एक तो भीमबेटका हो गया 2003 का, एक साथी खजुराहो हो गया 1986 का, और सांची का स्तूप हो गया 1989 का। और सबसे ज़्यादा इन स्थलों में से कौन सी जगह पूछी जाती हैं, सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी साथी आपसे, महाबलीपुरम के स्मारक कहाँ पर स्थित हैं और किस वर्ष में शामिल हुए। महाबलीपुरम के जो साथी मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम है, महाबलीपुरम के जो साथी स्मारक हैं, क्या बोलोगे, मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम, ये भैया 1984 में, और ये कहाँ पर स्थित हैं आपका, ये भैया तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर, तमिलनाडु में स्थित हैं। दूसरे पूछे जाते हैं हम्पी, सबसे ज़्यादा हम्पी के जो साथी स्मारक हैं वो 1986 में, और हम्पी कहाँ पर है ज़रा बताएं, किस राज्य में है हम्पी, तो आप बोलेंगे भैया कर्नाटक में है। तीसरा साथी आपसे पूछा जाएगा पट्टादकल के जो समूह हैं, पट्टादकल के जो स्मारक समूह हैं वो किस राज्य में स्थित हैं, तो आप बोलेंगे भैया 1987, ये भी आपका कर्नाटक में स्थित हैं। और चौथा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोध गया, क्या बोलेंगे, बोध गया जो साथी आपका बोधि मंदिर है, ये किस राज्य में है आपका, तो आप कहेंगे भैया 2002 में शामिल हुआ, ये बिहार में है। कहाँ पर है, बिहार में है। क्या बोलेंगे, महाबलीपुरम के स्मारक 1984 तमिलनाडु में है। साथ ही आपका हम्पी जो कि कर्नाटक में स्थित है उसको 1986 में शामिल किया गया। पट्टदकल के समूह जो कि कर्नाटक में स्थित हैं 1987 में, और बौद्धि मंदिर कहाँ पर स्थित है, बिहार में, वो 2002 में। ये चार, और साथ ही एमपी के जो तीन मैंने आपको बताए, खजुराहो, भीमबेटका और सांची। अगर मैं कहूँ इन 42 में से 7 सबसे इंपॉर्टेंट हैं और 41वां 42वां आप जानते ही हैं। ठीक है, 41वां 42वां वो तो इंपॉर्टेंट है ही। आगे आएंगे। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 तक की स्थिति के अनुसार कितने देश विश्व बैंक के सदस्य हैं। वर्ल्ड बैंक की बात हम कर रहे हैं साथी, तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा वर्ल्ड बैंक के साथी कितने, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप मुझे बताएं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो कि साथी आपका 1944 में हुई, 1944 में, जिसकी वर्किंग शुरू हुई आपका, जिसने अपना कार्य शुरू किया कब, 1955 से। किस सम्मेलन से इसकी स्थापना हुई, कौन सा सम्मेलन है जो विश्व बैंक से जुड़ा हुआ है, उस सम्मेलन का नाम है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। क्या नाम है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन इसका नाम है। और हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक का है साथी आपका वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी साथी, सॉरी गलत वर्ड लिख गया, वॉशिंगटन, क्या बोलेंगे, वॉशिंगटन डीसी, जो कि आपका कहां पर है, यूएसए में मौजूद है। ठीक है, यूएसए में मौजूद है। कितने देश हैं इसमें साथी, 189 है। और 189वां सदस्य कौन है, 189वां सदस्य इसमें कौन है, वो नौरू है। कौन है, नौरू है इसमें। इसके अध्यक्ष मुझे दोस्त बताएं, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है वर्ल्ड बैंक के, वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, भारतीय अजय बंगा हैं। कौन है, अजय बंगा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक की बात करें, सबसे ज़्यादा शेयर किसके हैं, सर्वाधिक शेयर धारिता किसकी है, तो सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो 16.81% के साथ में यूएसए है। मैं आपसे पूछूं साथी, विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है, विश्व बैंक का अन्य नाम, विश्व बैंक का जो साथी अन्य नाम है, ठीक है, इसको आईएमएफ की जुड़वा बहन तो हम कहते ही हैं, अन्य नाम है इसका साथी आपका आईबीआरडी। क्या बोलेंगे, आईबीआरडी इसका अन्य नाम है। क्या बोलेंगे, आईबीआरडी इसका अन्य नाम है। तो मुझे बताएं, जो साथी जानते हो कि वर्ल्ड बैंक के कितने ऑर्गन हैं,
वर्ल्ड बैंक के कितने ऑर्गन्स हैं, कितने अंग हैं? तो याद रखेंगे कितने अंग हैं इसके, अंग हैं इसके 5। कितने अंग हैं? 5। एक है साथी आपका आईबीआरडी है, ठीक है। दूसरा आपका आईडीए है। तीसरा आपका साथी आईएफसी है, ठीक है, आईएफसी, ठीक है। चौथा आपका साथी मीगा है। पांचवा आपका साथी इक्सिड है। क्या है? इक्सिड है। ये 5 अंग हैं, 5 संगठन हैं। अगर इनके फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल बैंक फॉर, लिख लेना आप अपनी कॉपी में, या मैं लिख देता हूँ, चलो, इंटरनेशनल बैंक फॉर, आईबीआरडी का फुल फॉर्म बहुत पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईडीए की बात करें आपका अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी इसको बोलेंगे, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी इसको हम बोलेंगे। आईएफसी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस, क्या बोलेंगे? फाइनेंस कॉरपोरेशन इसको हम बोलते हैं। मीगा की बात करें आपका मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है। क्या बोलेंगे? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है। इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है साथी आपका, एजेंसी है, ठीक है। एक्सिड की बात करें, इंटरनेशनल सेंटर है एक, इंटरनेशनल सेंटर एक आपका अंतरराष्ट्रीय साथी केंद्र है फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, यानी निवेश को लेकर के कुछ भी विवाद है उसके छुटकारे के लिए है, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो कितने अंग हो गए, आप संख्या कितनी लिखेंगे साथी, कि वर्ल्ड बैंक के कितने अंग हैं मैं आपसे पूछूंगा। क्या बोलेंगे? वर्ल्ड बैंक के कितने अंग हैं? तो आप बोलेंगे आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, आईडीए आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, एक साथी आपका बनेगा एक्सिड, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, एक मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी होगा, ठीक है। आगे आते हैं, ये 5 अंग हैं इसके, और 5 अंग पूछ लेता, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड बैंक का अंग नहीं है? वर्ल्ड बैंक का अंग नहीं है, ओके। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 58 किससे संबंधित है? बताएंगे एक बार। सर जी हमने 6 पढ़ा है। बेटा आपने गलत पढ़ लिया है कहीं, 6 आपने उसके पढ़ लिए होंगे, किसके? यूएन के पार्ट होते हैं, ऑर्गन होते हैं, तो 6 रटा रखता है बच्चा कि एक स्टैटिक में एक आता है, पूछा जाता है, उसके 6 होते हैं, वो यूएन है मेरे दोस्त। सर जी लिख के पढ़ाइए, हैं? राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 58 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति, प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसीजर से संबंधित है, या ओथ से संबंधित है, या क्वालिफिकेशन से संबंधित है, या राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? क्वालिफिकेशन से संबंधित है आपका अनुच्छेद 58 में बताई गई हैं साथी आपका योग्यताएं। क्या बताई गई हैं 58 में? योग्यताएं। भूलनी नहीं है, आज के बाद अक्सर हमेशा याद कराता हूं, तुम्हें वर्षों याद हो कराते हो गए कि राष्ट्रपति के अनुच्छेद, 30 साल पुरानी ट्रिक है, पुराने समय से अध्यापक इसी को पढ़ाते हैं। राष्ट्रपति के अनुच्छेद क्या हैं? क्या बोलेंगे भैया, कहाँ से कहाँ तक याद करते हैं? क्या बोलेंगे भैया? हम शुरू करते हैं आपका 52 से, आर्टिकल 52 से, आप मत भूलना, आर्टिकल 52, 53, आर्टिकल आपका साथी फिर आएगा 54, बताओ कितने आर्टिकल तक पढ़ते हैं? 55, 56, 57, और इनको फुलफिल करो अपनी कॉपी में, 58, 59, 60 और 61 तक इसको हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 61 तक, ठीक है। क्या बोलेंगे? बोलेंगे भाई फटाफट से बोलेंगे। आर्टिकल 52, गुरुजी बुक के नाम हिंदी में भी लिखवाएं। बेटा पेपर में इंग्लिश में बुक का नाम आएगा और उसका हिंदी वर्जन नहीं पूछेगा। चेंजिंग इंडिया को एग्जाम में भी चेंजिंग इंडिया ही देगा। ऐसे आप यहाँ कमेंट लिखेंगे ना, इनको पढ़ाना नहीं आता, बुक के नाम हिंदी में नहीं लिखते हैं, पेपर में भी ऐसे ही पूछा जाएगा। आप ये बेशक मान लें कि मुझे पढ़ाना नहीं आता, तो अगर आपको इतना भी लिखना नहीं आता कि चेंजिंग को चेंजिंग में लिखना है, तो बड़ी दिक्कत की बात है। मेरे लिए फिर शर्म की बात है कि मैं ऐसे छात्रों को पढ़ा रहा हूँ जो चेंजिंग को हिंदी में नहीं लिख सकते। मैसेज तो बहुत अच्छा लिख देते हो, खाना खाया कि नहीं खाया, उसमें खाने को KHANA लिख देते हो, चेंजिंग को चेंजिंग अपनी कॉपी में नहीं लिख पा रहे हो, गलत बात है मेरे भाई।
क्या बोलेंगे? आर्टिकल 52 कहता है पकानी कोका द्वियोदशम। क्या बोलेंगे? पकानी 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 कोका पकानी कोका। कोई कोई कॉमेडियन आ जाता है क्लास में यार। दुयो दुयो दसम। क्या बोलेंगे? दुयो दसम होता है। क्या होता है? पकानी कोका दुयो दसम। तो पैसे क्या होता है? पद। किसका पद होता है? राष्ट्रपति के पद के बारे में कहाँ पर बताया गया है? यानी कि पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट को साथी किस में बताया गया है? 52 में बताया गया है। तो आपका 53 कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का साथी क्या होगा? प्रमुख होगा। लेकिन क्या वास्तविक प्रमुख होता है? क्या बोलेंगे? नहीं जी, वास्तविक तो भैया एग्जीक्यूटिव चीफ जो है हकीकत में तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। आपका 54 में क्या बताया गया है? निर्वाचन को बताया गया है। आपका साथी इलेक्शन को बताया गया है। किसको? इलेक्शन को बताया गया है। और आपका 55 में साथी कोटा को बताया गया है, यानी कि मैनर ऑफ इलेक्शन को बताया गया है। मैनर ऑफ इलेक्शन को बताया गया है। मैनर ऑफ इलेक्शन को का से साथी क्या आता है? कार्यकाल आता है। टर्म्स बताई गई हैं। टेन्योर बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। ये इसकी टर्म्स है। दूसरे आता है आपका दोबारा राष्ट्रपति हमारे देश में बन सकता है या नहीं। एक व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया, क्या बोलेंगे? आपका दोबारा योग्यता नहीं, सॉरी, दोबारा निर्वाचन, री इलेक्शन की बात की गई है। बोलो भैया यस और नो। एक व्यक्ति एक से ज्यादा बार देश में प्रेसिडेंट बन सकता है या नहीं। 58 में योग्यता बताई गई हैं। क्वालिफिकेशंस, यही क्वेश्चन था हमारा। क्या बोलेंगे? क्वालिफिकेशंस हैं। भारत का नागरिक हो, दिवालिया ना हो, कितनी आयु चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? जैसे क्या बोलेंगे? आपका मिनिमम 35 एज चाहिए। कम से कम राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र क्या है? 35 वर्ष। 59 में आपका साथी दशाएं बताई गई हैं। कंडीशंस बताई गई हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए कंडीशंस क्या होंगी? शपथ यानी कि अफर्मेशन को बोलूं मैं या ओथ बोलूं, ये 60 में बताया गया है। और महाभियोग, क्या बोलेंगे? महाभियोग, जिसको इम्पीचमेंट बोलते हैं। सारे दोस्त बताओ कि महाभियोग का प्रयोग क्यों होता है? महाभियोग का प्रयोग क्यों होता है? ठीक है, महाभियोग का प्रयोग क्यों होता है? राष्ट्रपति यदि संविधान का उल्लंघन कर रहा है, और महाभियोग की प्रक्रिया को हमने कहां से लिया? यूएसए से लिया है। और ये कैसी प्रक्रिया है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, एक सेमी जुडिशियल प्रोसेस है। क्या बोलेंगे? एक सेमी जुडिशियल प्रोसेस है। ठीक है बेटा, तुम हिंदी वालों ना सुनो, ज़्यादातर चीज़ें हम हिंदी में लिखते हैं। आप इंग्लिश वाले बच्चों के लिए सोचिए। मैं नोट्स देख रहा हूँ, मेरे पास कई बच्चे निरंतर नोट्स भेज रहे हैं। वो मतलब इस पूरी क्लास को कन्वर्ट कर लेते हैं इंग्लिश में। कन्वर्ट करने का मतलब है कि वो रिसर्च भी करते हैं। कोई वर्ड अगर छूट जाए, आप नहीं जानते हो, तो प्लीज़ उसको आप लोग, इंटरनेट आपको इसीलिए मिला था कि आप चीज़ों को पढ़ाई में अपनी में उसको योगदान में ला पाए। इंटरनेट आपको इसलिए नहीं मिला था कि आप मलाइका और अरोड़ा की रील्स देखें। ठीक है, वो इसलिए आपको मिला था कि आप जो चीज़ें सर्च नहीं कर पा रहे हैं, जिन चीज़ों के बारे में समझ नहीं है, उसके बारे में रिसर्च करें। तो उसका वो उपयोग करो जो आपको होना चाहिए, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हैं। तो क्या बोलेंगे? पद से लेकर के महाभियोग के, ये फिर से बोलो एक बार आंख बंद करके, पकानी कोका द्वियोदशम राष्ट्रपति का पद है। फिर कार्यपालिका का वो प्रमुख होगा, साथ ही नी से निर्वाचन होगा। दी से दू से क्या होता है आपका साथी? पकानी कोका। दू से क्या होता है आपका? दोबारा निर्वाचन होगा। योग्यताएं होंगी। और दसम यानी कि उसके लिए क्या बताई गई हैं? कंडीशंस बताई गई हैं। फिर ओथ बताया गया। फिर आपका साथी इम्पीचमेंट को बताया गया है। इसके अलावा कुछ और बताऊं, जो पार्डनिंग पावर्स हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, क्या बोलते हैं? पार्डनिंग पावर्स। क्षमादान किस में बताया गया है? क्षमादान मैं आपको एक दिन समझाऊंगा। अभी हम राष्ट्रपति पर चलेंगे, 2-3 दिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पूरा खत्म करेंगे। तो क्षमादान किस में बताया गया है? आर्टिकल 72 में बताया गया है। राष्ट्रपति अध्यादेश लेकर के आ सकते हैं। अध्यादेश बोले तो ऑर्डिनेंस लेकर के आ सकते हैं। ये क्या दी गई है? ये साथी आपका पार्डनिंग पावर्स दी गई हैं। पार्डनिंग पावर्स दी गई हैं यहाँ पर। और अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति क्या बोलेंगे? एक ऑर्डिनेंस लेकर के आ सकते हैं। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? अध्यादेश लेकर के आ सकते हैं। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 के अनुसार आता है। एक साथी आता है सुप्रीम कोर्ट को जो सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, ये एडवाइस टू सुप्रीम कोर्ट, ये आर्टिकल 143 है। क्या है? ये आर्टिकल आई लव यू है। ठीक है, 143। अध्यादेश जो होता है साथी, अब एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। अध्यादेश
कब लेके आते हैं? तो आप लोगों को पता है कि देश में कानून बनाने के लिए संसद है, और संसद में साथ ही क्या होता है कि कानून को पारित किया जाता है। कोई भी अधिनियम आएगा किसके माध्यम से आता है? संसद के द्वारा। लेकिन जब संसद काम ना कर रही हो, तो संसद काम ना कर रही हो, तब साथ ही आपका ऑर्डिनेंस आता है। क्या आता है? ऑर्डिनेंस आता है। और दोबारा संसद की कार्यवाही जब शुरू होगी तो वो ऑर्डिनेंस काम करेगा या नहीं करेगा? क्या वो ऑर्डिनेंस आजीवन के लिए आ जाता है? या कितने लोग बता सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा या राज्यपाल द्वारा लाया गया अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावी रहता है? मैक्सिमम, अधिकतम बताना है तो अधिकतम जो होगा ये अध्यादेश 6 मंथ्स एंड 6 वीक, 6 महीने आपका, क्या बोलेंगे, 6 महीने, और उसके बाद में साथ ही आपका 6 सप्ताह के अंदर उसको पारित कराना होता है। तो उसकी मैक्सिमम, क्योंकि 2 सदन के बीच में 6 महीना का गैप हो सकता है, उसके बाद सदन की क्रिया चलेगी तो 6 वीक के अंदर, तो 6 महीने प्लस 6 वीक, 6 महीने प्लस 6 वीक के लिए साथी 6 मंथ जितने भी लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं। अरे 6 मंथ्स का तो गैप ही हो जाता है दोस्त आपका संसद के बीच में, 6 महीने कैसे हो जाएगा? क्या पहले ही दिन पारित करा लेंगे संसद की कार्रवाई शुरू होते ही? क्या लिखना है आज के बाद? 6 महीने, और भैया आपका 6 वीक तक अध्यादेश किसी का भी हो वो लागू रहेगा। आगे आते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में शामिल है, क्या है बताएंगे? भाग 5 में अभी हमने साथी पढ़ा था, भाग 4 में डीपीएसपी हैं, और साथी फिर भाग 4 में आपका साथी आता था कि ए में हम यदि बात करते थे तो मौलिक कर्तव्यों तक हम पढ़ चुके थे कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उनको याद भी हमने किया। अब बात करेंगे आपका, क्या बोलेंगे, भारतीय संविधान के भाग 5 में क्या शामिल है। भाग 5 कितने से कितने आर्टिकल तक है बताएं? आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक है। हमारी अगली कुछ कक्षाओं में, लगभग 4-5 क्लासेज में आर्टिकल 151 तक हम कवर करेंगे। धीरे धीरे हम चल रहे हैं क्रम से। तो राष्ट्रपति अभी बताया किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 52 में है, तो ये तो भाग 5 में आ जाएगा, जी आएगा। राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये बात आर्टिकल 153 में है, तो क्या ये आ जाएंगे? नहीं आएंगे जी। संसद आ जाएगी क्या? संसद आर्टिकल 79 में आती है, जी भैया बिल्कुल आएगी। संघ की जो न्यायपालिका है ये साथी आपका सुप्रीम कोर्ट की बात करें आर्टिकल 124 आ जाएगा क्या? जी हाँ। भारत के जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, ये साथी आर्टिकल 148 में है, तो ये भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे साहब, ये भी आ जाएंगे। राज्यपाल वाले नहीं आएंगे, तो क्या बचा? 2, 3 और 4। क्या बोलेंगे? 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। अब हम इन पर बात करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामलों से संबंधित है? जो राष्ट्रपति के चुनाव या उपचुनाव के बारे में बताता है। 69 है, 70 है, 71 है या फिर 68 है? क्या होगा भैया? आर्टिकल 71 है, जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित किसके बारे में बताता है? किसके बारे में बताता है? चुनाव के बारे में बताता है। बहुत सारे साथियों का उत्तर था। अब आते हैं उपराष्ट्रपति के साथी उन 30 वर्षों पुरानी ट्रिक्स पर। उपराष्ट्रपति के जो आर्टिकल्स हैं, क्या ट्रिक है उसकी? उसका, क्या बोलेंगे, किस आर्टिकल से शुरू होती है कौन बताएगा? उसका निकास, उसका निकास और साथी सनी होता है। क्या होता है? उसका निकास सनी होता है। उपराष्ट्रपति का पद उप से क्या होता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताता है? ये है साथी आपका आर्टिकल 63। तो ये क्या है? आपका 63 है, ये साथी 64 है, ये 65 है, ये 66 है, ये 67 है, ये 68, 69 और 70 और 71 में मैंने बता ही दिया कि इनके चुनाव से होता है साथी सभापति। सभापति किसका अध्यक्ष होता है बताएंगे? कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ये आपका सभापति के बारे में कहाँ पे बताया गया? 64 में बताया गया। 65 में साथी आपका कार्य वर्किंग बताई गई है। 66 में आपका साथी इलेक्शन अर्थात निर्वाचन अभी लिखवाया था। और कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट की हम बात कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट कितने वर्षों तक रहते हैं भैया? 5 वर्ष ही इनका होता है कार्यकाल। समय होगा साथी आपका, समय से मतलब है आपका कि अगर पद खाली हो जाए तो कितने समय में रिक्ति पूरी होगी। और आपका नी से फिर आ गया आपका निर्वाचन हो जाएगा आपका, यानी निर्वाचन को लेकर के जो शर्तें हैं और अहर्ता 69 तक याद करिए। निर्वाचन की अहर्ताओं की बात फिर आ जाती है। तो क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ पर महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है 63 और साथी आपका 64 और साथी आपका 66, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, उपराष्ट्रपति से पूछा जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे नेक्स्ट।
भारत में जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, अभी बताएं किस अनुच्छेद में है महाभियोग को, जरा बताएं। आर्टिकल 61 में है भैया, यूएसए से हमने इस प्रोसेस को लिया है। ये एक सेमी जुडिशियल प्रोसेस है, एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। क्या बोलेंगे, ये किसके द्वारा आरोप लगाया जाता है? मंत्रिपरिषद आरोप लगाएगी, या साथ ही आपका केवल लोकसभा आरोप लगा सकती है, या संसद का कोई भी सदन? बहुत सारे साथियों का उत्तर सी आता हुआ, बहुत सारे साथियों का उत्तर सी आता हुआ, संसद का कोई भी सदन इस आरोप को लगा सकता है। तो आपसे मैं पूछूं, इंपीचमेंट प्रोसेस जो होता है साथी, यानी कि आपका जो महाभियोग लगाया जाता है, तो आप सब लोगों ने बोला कि महाभियोग भैया किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। एग्री हैं इस बात पर? तो और क्या जरूरी चीजें हैं महाभियोग लगाने के लिए साथी? क्या बोलेंगे, ये कब लगता है? जब संविधान का उल्लंघन हो। क्या हो जाए? संविधान का साथी पालन ना हो रहा हो, डिसओबे हो रहा हो आपका किसका? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान के उल्लंघन अगर यदि हो रहा है तो इम्पीचमेंट महाभियोग लगाया जाएगा। जो इसका प्रस्ताव आएगा, जो प्रपोजल आएगा, उसके लिए कितना साथी बहुमत चाहिए? 2/3 मेजोरिटी उसके लिए चाहिए सदन की। ठीक है, कितना? 2/3 बहुमत उसके लिए चाहिए। नोटिस कितने दिन पहले दिया जाता है राष्ट्रपति को? नोटिस कितने दिन पहले दिया जाएगा? 14 दिन पहले। क्या बोलेंगे? 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। और साथ ही जो हस्ताक्षर होंगे, हस्ताक्षर जो साइन करते हैं लोग कि भैया महाभियोग के लिए हम तैयार हैं, उपस्थित जो सदन में सदस्य हैं, उपस्थित जो मेंबर्स हैं, यानी कि प्रेजेंट में जो मेंबर्स हैं, उनका मेंबर्स का 1/4 साइंड होना चाहिए। ठीक है, क्या कभी महाभियोग लगा है? ठीक है, महाभियोग कभी लगा है या नहीं लगा है बताएंगे। किसी पर महाभियोग चलाया गया तो आप बोलेंगे भैया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर एक बार चलाया गया था। मुख्य न्यायाधीश पर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपका साथी वी रामास्वामी थे। वी रामास्वामी पर ये एक बार चला था, लेकिन ये भी क्या हो गया था आपका? लोकसभा में असफल हो गया था। लोकसभा में क्या हो गया था? असफल ये हो गया था, यानी जिस सदन में पहले ले जाया जाएगा उसके बाद दूसरे सदन में ले जाया जाएगा। ठीक है, वहां पर क्या हो गया था? ये असफल हो गया था। आगे आएंगे, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? कौन सा है जिसको नियुक्त राष्ट्रपति करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को? जी हाँ। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं? जी हाँ। लेकिन इसके लिए वो कंसर्न करेंगे उस स्टेट के गवर्नर से, उस राज्य के राज्यपाल से भी साथ ही सलाह मशवरा करेंगे। राज्य चुनाव आयुक्त को क्या इनके द्वारा? नहीं जी, ये तो राज्यपाल द्वारा, गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं राज्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, क्या बोलेंगे? राज्य के जो चुनाव आयुक्त। लेकिन अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात होती तो राष्ट्रपति ही करते, तो एक से अधिक हो जाएगा। आप मुझे बताएं और किस किस की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति? तो गवर्नर पूछ ले आपसे साथी, गवर्नर अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भी हम कहेंगे भैया आपका भारत के राष्ट्रपति करते हैं। मैं पूछ लूं फाइनेंस कमीशन के जो अध्यक्ष हैं, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उनको कौन साथी आपका नियुक्त करता है? मैं आपसे पूछूं किसी सीएम की नियुक्ति हो, जैसे दिल्ली के सीएम की नियुक्ति होगी साथी आपका, दिल्ली का सीएम हो, या यूटी का कोई भी सीएम होगा, तो कौन करेंगे? आपका साथी राष्ट्रपति करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य 2 चुनाव आयुक्त जो होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी जो 2 अन्य होते हैं, यानी कि दो अदर कमिश्नर होते हैं, उनकी भी नियुक्ति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? पीएम की राष्ट्रपति करेंगे आपका साथी। और महान्यायवादी जिनको अटॉर्नी जनरल हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल उनको हम कहते हैं, महान्यायवादी। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, क्या बोलेंगे? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको कैग हम कहते हैं, इन सब की नियुक्ति भी कौन करते हैं आपका? वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। बोलेंगे भी फटाफट से, राष्ट्रपति करते हैं। बहुत शानदार, बहुत गजब। कुछ साथी तो आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं, ऊपर दिखाएं कमेंट क्या किया बच्चे ने, क्या बोलेंगे? बोलेंगे भी फटाफट से, बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत गजब। भैया उच्च न्यायालय का तो राज्यपाल करेगा ना, ये हैं गोलू यादव। गोलू यादव दोस्त करते हैं कौन? आपका राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन इसमें राज्यपाल की आपका परामर्श शामिल होता है, ना कि राज्यपाल सीधे नियुक्त कर देंगे उनको, परामर्श से करेंगे। भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए कौन मतदान कर सकता है? राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, अब मुझे बताएंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन जो हुआ साथी आपका पकानी कोका, सोच लीजिए, समय ले लीजिए एक बार,
का नी, को का दियो दसम, पे का नी कौन से नंबर पर आया? तीसरे पर आया। नी से निर्वाचन, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है? आप सबसे मेरा क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री मतदान कर सकते हैं, केवल लोकसभा के सदस्य मतदान कर सकते हैं, केवल राज्यसभा सदस्य मतदान कर सकते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्या बोलेंगे? उपरोक्त में से कोई भी मतदान नहीं कर सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 54 बहुत सारे साथियों ने बताया आर्टिकल एकदम ठीक है। देखो, जो राष्ट्रपति का साथी चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट तरीके से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो इसमें मेथड यूज होता है वो कौन सा है साथी आपका? वो मेथड है आपका एकल संक्रमणीय मत। कौन सा है? एकल संक्रमणीय मत का प्रयोग इसमें होता है। इलेक्टोरल कॉलेज जिसको हम बोलते हैं, इसका प्रयोग होता है। और साथ ही चुनाव जो होता है वो बैलेट पेपर से होता है, ना कि ईवीएम से। बैलेट पेपर से चुनाव होता है। अच्छा, भाग कौन कौन लेते हैं? तो भाग लेने वाले में साथी आपका याद रख लेना, लोकसभा के सदस्य सभी भाग ले सकते हैं, यस और नो। बोलेंगे भैया लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के जितने भी हमारे सदस्य हैं, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभाओं के सदस्य। कौन कौन सी विधानसभाओं के सदस्य हैं? जहां पर विधानसभा है, जैसे साथी दिल्ली में है, जैसे दोस्त आपका पुडुचेरी में विधानसभा है, जैसे साथी आपका क्या बोलेंगे कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा है। पहले जम्मू एंड कश्मीर नहीं होता था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर क्या था? पहले राज्य था, तो उसको यहाँ काउंट करते थे आपका राज्य की विधानसभा में। पहले हम करते थे विधानसभाएं दिल्ली और पुडुचेरी की भी, लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर भी क्या बन गया? यूटी बन गया, ठीक है। तो राज्यसभा के कौन से सदस्य भाग नहीं लेंगे? 12 भाग नहीं लेंगे, ठीक है। लोकसभा के जो 2 सदस्य नामांकित होते थे, आपका मनोनीत होते थे, वो भाग नहीं लेंगे। तो आप कहेंगे मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। जिनको साथी आपका क्या बोलेंगे? जिनको आपका क्या बोलेंगे मनोनीत किया गया है, यानी कि नॉमिनेटेड जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? जो आपका मनोनीत सदस्य हैं, जिनको साथी क्या किया गया है आपका मनोनीत, सॉरी नॉमिनेटेड नहीं, आपका क्या बोलेंगे इनको? मनोनीत सदस्य को जो अपॉइंट किए गए हैं, जो अपॉइंटेड मेंबर्स हैं, मनोनीत हैं, वो भाग नहीं ले सकते। मनोनीत भाग नहीं लेंगे, ये बात लिख लो। क्या बोलेंगे? आपका मनोनीत नॉमिनेटेड जो है साथी आपका वो भाग नहीं लेंगे। और कोई बात बचती है? जी हाँ, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मुझे बताएंगे जो प्रस्तावक हैं, जो लोग प्रपोजल्स पेश करेंगे, उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 50, ठीक है। जो अनुमोदक होंगे, जो अप्रूवर्स होंगे, अप्रूवर्स की संख्या कितनी होती है? वो भी 50। नहीं तो कल तुम चुनाव ना लड़ लोगे। और ये 50 कौन होते हैं? ये सांसद, यानी 50 सांसद तो ये कहने को तैयार हो कि जी हाँ ये चुनाव लड़े। तो आपको तो 50 सांसद नहीं कहेंगे, आप चुनाव नहीं तो कल हाँ आपको कह सकते हैं, जब आप सदन में रहेंगे, किसी पार्टी के पक्ष में आप रहेंगे, तो क्या बोलेंगे? अनुमोदक क्या होंगे? 50 होंगे। ये याद रखेंगे, कोई भी गलती नहीं करेगा। और साथ ही याद रख लेना, 2 तरह के बैलेट पेपर होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के जो बैलेट पेपर होते हैं, राज्यसभा के, वो ग्रीन कलर का आपका मतपत्र होता है, ग्रीन कलर का। और जितने भी विधायक होंगे, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, उन सब के लिए होता है पिंक कलर का। किसने का? गुलाबी रंग का साथी आपका मतपत्र होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्यों द्वारा किस रंग के मतपत्र का प्रयोग किया जाता है? गुलाबी। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किसका? तो आप कहेंगे हरे रंग का। किसका? हरे रंग का प्रयोग होता है। निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? आप लोग बताएं मुझे एक बार। क्या कालिदास का मालविकाग्निमित्र? नहीं जी, ये तो प्रेम कहानी है, ये तो एक प्रेम कहानी है। मैं आपको बताऊंगा, प्रिंस जो पुस्तक है, इसमें स्टेट के बारे में विचार दिए गए हैं कि राज्य कैसा होना चाहिए, उसका राजा कैसा होना चाहिए, एक प्रजा पालक को किस तरह का होना पड़ेगा, ये सिद्धांत। राज्य किन आदर्शों पर चलता है, राज्य में कौन से आदर्श होने चाहिए, जो कार्यपालक है राज्य का उसमें कौन से आदर्श होने चाहिए। तो ये रचनाएं, ये जो साथी आपका मूल सिद्धांत है, किसमें शामिल किए गए हैं? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जिसका विषय भी क्या है, इसका सब्जेक्ट भी क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पर आधारित नहीं है, किस पर है? राजनीति पर आधारित है। किस पर है? बोलेंगे अर्थशास्त्र पुस्तक किस पर आधारित है? ये भी राजनीति, अर्थात राज्य कैसा हो, राजा कैसा होना चाहिए, उसका प्रजा के लिए क्या धर्म है, ये सब बताया गया। कौटिल्य के अन्य नाम बताना साथी, कौटिल्य के अन्य नाम मुझे बताएं। कौटिल्य के अन्य नाम है दोस्त आपका, एक तो विष्णुगुप्त मैं जानता हूँ, क्या बोलेंगे? विष्णुगुप्त मैं जानता हूँ। एक आप बोलेंगे भैया, एक आप बोलेंगे इनके पिता चाणक्य और माता चाणकेश्वरी के नाम पर चाणक्य भी है।
आचार्य चाणक्य, जिन्होंने साथी अखंड भारत का निर्माण किया। मैंने आपको बताया भारत के 4 हिस्से, 1893 आपका अफगानिस्तान, 1947 पाकिस्तान, साथ ही आपका 1935 अधिनियम के द्वारा म्यांमार और 1971 में स्वतंत्र हुआ बांग्लादेश, ये चारों भारत का हिस्सा हैं। और ये जो इन्होंने अखंड भारत बनाया था, ये अखंड भारत इन्होंने ये जो बनाया, इनके शिष्य कौन थे, चाणक्य के शिष्य कौन थे, जरा बताएं, जिनके द्वारा उन्होंने ये सपना पूरा किया। तो शिष्य हैं उनके कौन, आपका चंद्रगुप्त मौर्य। क्या बोलेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य इनके शिष्य हैं और ये गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध मतलब 3 तरीकों के आधार पर राजधर्म की स्थापना की। सहिष्णुता समझ रहे हैं, यानी कि आपका सबके प्रति एक प्रेम की जो भावना है, ऐसे नहीं कि आप किसी एक पक्ष का सोच के रखें। टॉलरेंस, जेनरसिटी, लोगों के प्रति उदार होना, और साथ ही कंपैशन के आधार पर ये थे सम्राट अशोक। मैं आपसे पूछूं सम्राट अशोक का संबंध किस धर्म से है, तो आप कहेंगे भैया जो मौर्य वंश हुआ, उस मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में गद्दी पर कौन बैठा, इनका बेटा बिंदुसार बैठा। कौन बैठा, बिंदुसार बैठा। और बिंदुसार के बाद में गद्दी पर कौन बैठा, तब अशोक बैठे। कौन बैठे, अशोक बैठे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे साथी अशोक का गद्दी का वर्ष भी आपको पता होना चाहिए, 269 बीसी से लेकर के 232 बीसी। मैं आपसे पूछूं सम्राट अशोक ने कुल कितने वर्षों तक शासन किया था, महान अशोक सम्राट ने, तो आप बोलेंगे अशोक, महान सम्राट अशोक का जो जन्म हुआ वो 304 बीसी में हुआ। इनके साथी जो फादर हैं वो बिंदुसार थे, इनके पिता कौन है, वो बिंदुसार हैं। इनकी साथी आपसे पूछूं मैं माता कौन थी, तो आप बोलेंगे इनकी माता का नाम था सुभद्रांगी। क्या नाम था, माता का नाम था सुभद्रांगी। शुरुआत में ये भी राज्य विस्तार और सीमा विस्तार के लिए काम करते थे, लेकिन एक युद्ध, कलिंग के युद्ध ने इनके जीवन को बदल दिया। कलिंग युद्ध के द्वारा इनका जीवन बदल गया। बहुत सारे साथियों ने लिखा 37 वर्ष। UPSSC पैट ने पूछा था सम्राट अशोक का शासनकाल कितने वर्षों का रहा, 37 वर्षों का शासनकाल रहा। आगे आएंगे, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है। अशोक के नामोल्लेख को लेकर के अहरोरा में, ब्रह्मगिरी, सारनाथ में, या फिर गुर्जरा अभिलेख में। क्या बोलेंगे, गुर्जरा अभिलेख साथी कहाँ से प्राप्त हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे गुर्जरा अभिलेख की अगर हम बात करें भैया तो ये किस राज्य से प्राप्त हुआ, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। ए बहुत सारे साथियों का उत्तर। गुर्जरा के अलावा साथी आपसे पूछ ले, मास्की से भी इसका नाम प्राप्त हुआ, उदय गोलान से भी इनका नाम प्राप्त हुआ। उदय गोलान अभिलेख आपसे पूछ ले, नेटूर आपसे पूछे, नेटूर से भी क्या नाम इनका प्राप्त होता है। ठीक है, गुर्जरा अभिलेख जो कि MP में है, अहरोरा साथी आपका UP में है, ब्रह्मगिरी आपका साथी कर्नाटक में है, और सारनाथ आपका कहाँ पर है, UP में है। ठीक है, ऐसे ही अशोक के अभिलेखों से अन्य प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे बताओ सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को किसने खोजा। अशोक के जो साथी आपका अभिलेख थे, जो इंस्क्रिप्शंस थे, उनको किसने सबसे पहले खोजा। क्या बोलेंगे, क्या नाम है व्यक्ति का, भैया 1750 की बात है। और बहुत सारे साथी अभी लिख रहे होंगे जेम्स प्रिंसिप, एकदम से गलत हो जाएंगे। जो साथी लिख रहे होंगे टी फैंथेलर, वो एकदम से सही होंगे। खोजा टी फैंथेलर ने। पूछे अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो आप बोलेंगे भैया 1837 में जेम्स प्रिंसिप नामक यूरोपीय ने पढ़ा। किसने, जेम्स प्रिंसिप नामक यूरोपीय ने पढ़ा। और अशोक के अभिलेखों में से प्रमुख प्रश्न बनता है कि अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है। अशोक के कुल साथी जो शिलालेख हैं, यानी कि जो रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं या रॉक एडिक्ट जिनको हम कहते हैं, उनकी संख्या 14 है, जो रॉक पर लिखे गए। जो साथी पिलर एडिक्ट हैं, जो स्तंभों पर खंबे बना करके लिखे गए, उनकी संख्या 7 है। और साथी जो केव एडिक्ट है, जो गुहा लेख है, जो गुफाओं में लिखे गए, उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या 3 है। इसमें से कुछ चर्चित से प्रश्न भी बनते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, कुछ चर्चित प्रश्न भी बनते हैं इनके अभिलेखों को लेकर के कि गिरनार अभिलेख कहाँ पर स्थित है, राज्य की स्थिति पूछेगा। गिरनार अभिलेख ये दोस्त कहाँ पर स्थित है, तो गिरनार अभिलेख आप कहेंगे कि ये भैया आपका सौराष्ट्र में मौजूद है। सौराष्ट्र जो कि कहाँ पर पड़ता है, आपका गुजरात में ये अभिलेख स्थित है, गुजरात में। कालसी अभिलेख पूछे आपसे,
कालसी, तेरा काल आ जाएगा अगर तूने उत्तर सही नहीं दिया। उत्तराखंड में, कहाँ पर? उत्तराखंड में। धौली और जोगढ़ बहुत पूछे जाते हैं। धौली आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, शायद हर वर्ष प्रश्न पूछा जाए। धौली और जोगढ़ कहाँ पर हैं? वो साथी आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। एर्रागुडी आपसे पूछे, एर्रागुडी अभिलेख जो कि दक्षिण भारत का है, कहाँ का है? आंध्रा का है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश का, ये आपको कम से कम पता होने चाहिए। कलिंग युद्ध का विवरण हमको प्राप्त होता है। अशोक के जो शिलालेख हैं उनकी संख्या साथी 14 है, लेकिन उनमें सबसे चर्चित आता है आपका, जब हम उड़ीसा का वर्णन पढ़ते हैं तो एक तो जो सेकंड अभिलेख है, जो सेकंड इंस्क्रिप्शन है उनका, उस दूसरे अभिलेख में उन्होंने जिक्र किया है किसका? दक्षिण राज्यों का। किसका? दक्षिण राज्यों का जिक्र किया है। और एक अभिलेख आता है आपका साथी कौन सा, जिसमें दक्षिण राज्य उड़ीसा के बारे में बात है, और वो है 13वां शिलालेख। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ बताएं? कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? 261 बीसी में हुआ। अभी मैंने आपको बताया कि सम्राट अशोक 269 बीसी में गद्दी पर बैठे, यानी उनकी गद्दी पर बैठने के किस वर्ष में ये हुआ? तो आप कहेंगे 8वें वर्ष में। किस वर्ष में? 8वें वर्ष में ये हुआ। किस रिवर के किनारे हुआ? क्या बोलेंगे? नदी थी साथी आपका दया नदी के किनारे। दया नदी के किनारे जो शासक था विरुद्ध में, वो कौन था? शासक कौन सा था आपका? क्या बोलेंगे? पद्मनाभ के विरुद्ध ये युद्ध हुआ। और पद्मनाभ कहाँ का शासक था? वो साथी कलिंग का शासक था। कलिंग वर्तमान में कहाँ पर है साथी? कलिंग वर्तमान में कहाँ पर है? वर्तमान में दोस्त आपका उड़ीसा में स्थित है। और इस कलिंग की साथी जो उस टाइम पे कैपिटल थी, राजधानी थी, वो क्या थी? तो कलिंग की राजधानी थी आपका तोसली। क्या राजधानी थी कलिंग की? तोसली। कारण बहुत सारे बताए जाते हैं कि इसने सुंदर हाथी, मजबूत हाथियों के लिए युद्ध किया, कुछ कहते हैं इसने अपनी प्रेमिका के लिए युद्ध किया, कुछ कहते हैं इसने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध हुआ। और यही युद्ध है जिसने क्या कर दिया? अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया। और फिर अशोक किस धर्म की तरफ आपका मुड़ गए थे, बताएंगे जरा? अशोक, महान अशोक का जो हृदय परिवर्तन कर दिया, इसीलिए इनको महान कहते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति ने इतनी हत्याएं की हों, 1 लाख व्यक्ति कलिंग के युद्ध में, तो फिर अशोक महान क्यों है? हम उनको महान क्यों कहते हैं अगर उन्होंने इतनी हत्याएं कर दी? दरअसल में उसके बाद का जो उनका जीवन बदला, और यहाँ तो उन्होंने 8 साल तो साथी 8 साल तो यहाँ पर उन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए बिताए। आप ही लोगों ने मुझे बताया कि उनका 37 वर्ष का शासनकाल, बाकी के 29 वर्ष जो उनके कार्य उन्होंने इस देश या इस दुनिया के लिए किए, जो शांति का वो साथी आपका दूत बने, वो कार्य उनके महान बनाते हैं। क्या बोलेंगे? कार्य उनके महान बनाते हैं। मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? एग्रोनोमई अधिकारी का संबंध किससे था, बताएंगे? एग्रोनोमई अधिकारी कहाँ से थे? सुरेश पूछ रहे हैं, कोमल आप कहाँ से हो? दोस्त ये वहीं से हैं जहाँ से आपकी सिस्टर हैं, जहाँ से आपकी बहन है, ये वहीं से हैं। अगर तुम्हारी बहन से कोई पूछे और उसको कोई पढ़ने ना दे तो उत्तर मत दिया करो, किसी के बातचीत मत किया करो प्लीज। तुम्हारा मन मचलता होगा, मैंने माना ये जवानी की अवस्था है, लेकिन दोस्त अपने मन को नियंत्रण में रखना है। मन को नियंत्रित रखोगे तो दुनिया में बहुत दूर तक, बहुत आगे तक जाओगे, नहीं तो फिर बाकी दुनिया के जैसे हो ही जाओगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको बाकी दुनिया, खराब दुनिया के जैसा होना है या अपने आप को एक बेहतरीन इंसान बनाना है। तो सिलेक्शन एक तरफ और अपने मन पर नियंत्रण एक तरफ। पढ़ना है तो बहुत ध्यान लगा के पढ़ना है। क्या बोलेंगे? एग्रोनोमी ये मार्ग निर्माण से संबंधित था। मार्ग निर्माण के अलावा, रोड कंस्ट्रक्शन के अलावा, रिवर कंस्ट्रक्शन, नदी, और साथ में कृषि भूमि के लिए ये अधिकारी था। इसके अलावा साथी ये जानकारी हमको मिलती है इंडिका पुस्तक से। मैं आपसे पूछूं, इंडिका को किसने लिखा है? इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक साथी आपका मेगस्थनीज हैं। क्या बोलेंगे? मेगस्थनीज हैं। कौन है? मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज ने जो इंडिका को लिखा, इंडिका क्या बताता है? मौर्य प्रशासन को बताता है, जो मौर्यंस एडमिनिस्ट्रेशन था चंद्रगुप्त मौर्य का, उसको बताता है। और इसी में साथी कितने अधिकारी हमको पता चलते हैं? 2 अधिकारी पता चलते हैं। एक तो हो गए साथी आपका एग्रोनोमी, मतलब एग्रीकल्चर, कृषि, नदी, मार्ग, और इसके अलावा जो अधिकारी था उसका नाम
था एरिस्टोनोमोई। क्या? एरिस्टोनोमोई, जो किसके लिए था? आपका व्यापार के लिए था। किसके लिए? बिजनेस को ये देखता था अधिकारी। ठीक है, एरिस्टोनोमोई। एक साथ ही इसमें पूछा जाता है आपका सीता किसको कहते थे मौर्य काल में? भूमि को कहते थे। तो जो सीता अध्यक्ष होता था, एक सीता अध्यक्ष होता था, सीता अध्यक्ष होता था आपका कृषि अधिकारी। कौन होता था? एक आपका जो साथी एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है, कृषि अधिकारी होता था। एक साथी इसमें पुरोहित होता है अधिकारी। पुरोहित मौर्य काल में वो कौन से पद पर था? वो मुख्य पुजारी था। पूजा के अधिकार सिर्फ उसके प्राप्त थे, मतलब उसी को वो अधिकार थे। मुख्य पुजारी था आपका। और एक था आपका धर्माधिकारिन। क्या बोलेंगे? धर्माधिकारिन के पास कौन सा ये धर्माधिकारिन पोस्ट था? ये एक जुडिशियल ऑफिसर था, एक न्यायिक अधिकारी था। क्या था ये? एक न्यायिक अधिकारी था, न्यायिक अधिकारी था। तो ये कुछ प्रमुख अधिकारी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आइए। नेक्स्ट है अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली। पहले तो मुझे बताना दोस्त, अरावली जो श्रृंखला है वो किन किन राज्यों में फैली हुई है? बहुत बढ़िया दीपक कुमार जी, आपका आंसर एकदम ठीक है। तो अरावली क्या बोलेंगे भैया? इसकी सबसे ऊंची चोटी वो गुरु शिखर है। और गुरु शिखर जो है साथी आपका 1722 मीटर की चोटी है। कितने की है? 1722 मीटर। कितने साथी इस बात से सहमत हैं? ठीक है, सबसे ऊंची चोटी हो गई। और अरावली जो कि भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतों की सबसे प्राचीन श्रेणी मानी जाती है। और साथ ही ये किन किन राज्यों से होकर के निकलती है? तो यहाँ दिल्ली से शुरू होती है। तो किन किन राज्यों में होकर के प्राचीन श्रेणी फैली हुई है? एक तो भैया दिल्ली। दिल्ली में कौन से भवन बने हुए हैं? हरियाणा आपका, वहाँ से राजस्थान और गुजरात तक। मुझे बताएं, जो भारत का राष्ट्रपति भवन है वो किन पहाड़ियों पर बना हुआ है? उन पहाड़ियों का नाम क्या है? वो इन्हीं अरावली पर्वत श्रेणियों का साथी हिस्सा है, जिसको आप रायसीना हिल्स बोलते हैं। तो दिल्ली में कौन सी पहाड़ियां हैं? अच्छा भैया, दिल्ली में भी हैं? हाँ जी, रायसीना हिल्स। राष्ट्रपति भवन इन्हीं पर बना हुआ है साथी आपका। और ये अरावली पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है, राष्ट्रपति भवन। ठीक है, क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति भवन इन पे बना हुआ है। बेमबांध झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बेमबांध झील से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। तमिलनाडु में है भैया, आंध्र प्रदेश में, या केरल में? केरल में। क्यों सबसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि साथ ही ये भारत की सबसे लंबी झील है। आप मुझे बताएं, भारत की सबसे लंबी झील इसकी लंबाई कितनी है? फिर सबसे लंबी झील है, सबसे लंबी लेक है भारत की, तो इसकी लंबाई कितनी है? 96.5 किलोमीटर है। ठीक है, 96.5 किलोमीटर है। तमिलनाडु की पूछे साथी आपसे पुलिकट, जो कि आंध्र प्रदेश के साथ बॉर्डर साझा करती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें आपका, एक तमिलनाडु की और भी याद कर सकते हैं। तमिलनाडु में पुलिकट होगी आंध्र प्रदेश के साथ में। तमिलनाडु में एक साथी आपका सोलावरम है। क्या है? सोलावरम है। ठीक है, कर्नाटक की साथी आपका बेलांदूर है। क्या है? बेलांदूर है। और आंध्र प्रदेश की है आपका साथी कोलेरू। क्या? कोलेरू झील कहाँ पर है आपका? वो आंध्रा में है। कहाँ पर है? आंध्रा में। कुछ झील आपसे पूछना जा रहा हूँ, राज्य का नाम दूंगा और वहाँ की एक झील आपको बतानी है। ठीक है, जैसे आप मुझे बताएं, तेलंगाना में कौन सी झील है? तेलंगाना में कौन सी साथी लेक है आपका? तो क्या बोलोगे? हुसैन सागर झील है। कौन सी है? हुसैन सागर है आपका। और नागार्जुन झील कहाँ पर है? कहाँ पर है? नागार्जुन झील कहाँ पर है? आपकी तेलंगाना में है साथी। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ की साथी आपका लोनार झील। लोनार झील ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि एक क्षुद्र तारे के टकराने से बनी है। ठीक है, एक पोवई झील आपसे पूछे, राजस्थान की साथी वो झील जिनमें जय आता है। क्या आता है? जय। जैसे जय समंद हो गई। क्या हो गई? जय समंद हो गई आपका। ठीक है, राजा क्या करते? फतेह सागर हो गई आपका, फतेह सागर हो गई साथी। एक पिछोला झील हो गई। क्या हो गई? पिछोला झील हो गई आपका, पिछोला झील। ऐसे ही उत्तराखंड की कौन सी है साथी आपका? भीमताल और साथी आपका राकसताल झील। क्या बोलेंगे? भीमताल और राकसताल। नैनीताल झील हो गई आपका। हिमाचल की झील बताइए, हिमाचल की मम्मी का क्या नाम है? हिमा और आंचल की मम्मी का नाम रेणुका झील है आपका। और चंद्रताल है। क्या बोलेंगे? चंद्रताल झील है आपका, चंद्रताल झील।
ठीक है, चंद्रताल झील है। ये भारत की कुछ चर्चित झील है। हम एक दो दिन झील पर रिलेटेड सारे प्रश्न करने वाले हैं। निम्न में से कौन सी नदी है जो होगेनकल जलप्रपात निर्मित करती है? होगेनकल साथी जो वाटरफॉल्स हैं आपके, वो कहाँ पर, क्या बोलेंगे, निर्मित होते हैं? कावेरी नदी, वेल्लार, पलार या फिर कृष्णा नदी? तो क्या बोलेंगे भैया, कावेरी नदी पर ये निर्मित होते हैं। कहाँ पर? कावेरी नदी पर। और कहाँ पर है होगेनकल? ये तमिलनाडु और कर्नाटक बॉर्डर पर है। तमिलनाडु और कर्नाटक की साथी जो सीमा है उस पर ये मौजूद है। कावेरी नदी की बात करते हैं, इसी पे साथी है आपका शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सा है? शिव समुद्रम जलप्रपात इस नदी पर है। शिव समुद्रम वाटरफॉल आपका, जो कि साथी अगर मैं बात करूं, अगर पूछे कभी एशिया का पहला जो जल विद्युत गृह बना वो किस नदी पर बना या किस आपका वाटरफॉल पर? एशिया का पहला 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 जो जल विद्युत गृह बना, सॉरी, एशिया का पहला जो जल विद्युत गृह बना आपका, क्या बोलेंगे, जो वाटर इलेक्ट्रिसिटी हाउस एक बनाया गया बिजली निर्माण के लिए, वो इसी नदी पर बना 1902 में। कहाँ पर? कावेरी। शिव समुद्रम कहाँ पर है साथी? आपका कावेरी में। आप मुझे बता सकते हैं भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है, उसकी ऊंचाई कितनी है? बोलेंगे भी फटाफट से, उसकी ऊंचाई कितनी है? फटाफट से बताएंगे। तो भारत का साथी अगर बात करें हम, भारत का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है, सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात, फिर हम क्रम से जानेंगे इसको, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो आप अभी बोलेंगे भैया कुंचिकल है। क्या है? कुंचिकल जलप्रपात है। और कुंचिकल साथी आपका किस रिवर पर है? वाराही रिवर पर है। मैंने आपसे जानना चाहिए कि इसकी हाइट कितनी है, तो आप बोलेंगे 455 मीटर है। 455 मीटर इसकी हाइट है। और साथ ही राज्य किस में स्थित है? ये आपका राज्य हम कहेंगे कि कर्नाटक की वाराही नदी पर है। किस पर है? कर्नाटक की वाराही रिवर पर ये मौजूद है। आगे आएंगे, नेक्स्ट है दक्षिण भारत की एकमात्र गोखुर झील। गोखुर झील किसको बोलते हैं साथी? गोखुर, यानी इसको चापाकार झील भी हम कहते हैं, जो चाप के आकार की झील हो, ऐसे खुर होते हैं ना, ऐसे ऐसे आकार की जो झील हो, चापाकार जो साथी झील होती है, वो चालकुड़ी झील को पूछ रहा है कि चालकुड़ी झील निम्न में से किस राज्य में है? और दक्षिण भारत की एकमात्र अकेली है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो बनेगा ही। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक होगा। तो क्या बोलेंगे भैया, चापाकार झील चालकुड़ी ये केरल की है। क्या बोलेंगे? केरल की है, जिसको चापाकार झील भी हम कह सकते हैं, या छाड़न झील भी, छाड़न झील इसको हम कह सकते हैं। और साथ ही ऑक्सबो झील तो इसको कहते ही हैं, क्योंकि ऑक्स यानी कि बैल और उसके आकार की, ऑक्सबो लेक तो इसको हम कहते ही हैं। अब मैं आपसे पूछूं, भारत की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन सी है? चापाकार झील कौन सी है? भाई वैसे तो चिल्का है, सब लोग जानते हैं। भारत की सबसे बड़ी चापाकार झील कौन सी है? ऑक्सबो लेक में आपसे पूछूं तो कंवर आप कहेंगे, कांवर झील है जो कि बिहार की है, कांवर झील। या मैं पूछूं भारत की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी है, तो आप बोलेंगे कांवर झील है। कौन सी है? कांवर झील भारत की सबसे बड़ी झील है। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो गोवा में स्थित है? कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो साथी आपका गोवा में है? दांदेली एसएससी के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। तो दांदेली कहाँ पर है भैया? दांदेली तो दोस्त आपका कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में मौजूद है। और वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है, वो महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य है। महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या आप मुझे बता सकते हैं भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है? तो क्या बोलेंगे भैया? कच्छ है, जो कि कहाँ पर है? वो गुजरात में है। और किसके लिए फेमस है? जंगली गधे के लिए फेमस है। किसके लिए? जंगली गधा के लिए ये चर्चित है। अगर मैं पूछूं सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये लिखा हुआ, ठीक है, सबसे छोटा जो आपका साथी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सा है? तो आप बोलेंगे बोर है आपका, जो कि साथी महाराष्ट्र में है। क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र में है। कुछ साथी यहाँ पर आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है जो लगातार पूछी जाती हैं। जैसे आपसे पूछेगा किसली
किस लिए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। किस लिए मध्य में बुला रहे हो? पेपारा, क्या बोलेंगे? पेपारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? परे जो रूट वर्ड है वो केरल के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि केरल पढ़े लिखा है और वो परे रहते हैं, हर चीज से परे रहते हैं पढ़ा लिखा आदमी। खिजड़िया, खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य साथी कहाँ पे है? क्या बोलेंगे? खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य वो भैया गुजरात में है। क्या बोलेंगे? गुजरात में। बारन वापारा कहाँ पर है? बारन वापारा क्या बोलेंगे? ये भैया हमारा छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। पोबीतेरा कहाँ पर है? पोबीतेरा जिसको हम कहते हैं पोबीतेरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये असम में है। क्या बोलेंगे? असम में है। कोरिंगा आपसे पूछे, कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? वो भैया आंध्रा में है। कहाँ पर है? आंध्रा में है। और एक पूछा जाता है आपसे गहिर माथा, गहिर माथा, ये तो ना जाने कितनी बार पूछा है एसएससी ने। क्या बोलेंगे? गहिर माथा किस लिए है? वो कछुआ के लिए है, क्योंकि साथ ही यहाँ पर कौन से कछुए की प्रजाति मिलती है? ओलिव रिडले कछुए की प्रजाति यहाँ पर मिलती है। ओलिव रिडले कछुआ की प्रजाति के लिए कौन सा फेमस है? वो गहिर माथा है। तो गहिर माथा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो क्या बोलेंगे भैया? गहिर माथा आपका कहाँ पर है? क्या बोलेंगे? कहाँ पर है आपका कछुआ के लिए? ये ओडिशा में मौजूद है। ओ से ओडिशा, ओ से ओलिव, कछुआ, ठीक है, ओडिशा में मौजूद है। आगे आएंगे जी, नेक्स्ट। आई डू व्हाट आई डू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये इकोनॉमिक्स का बड़ा चर्चित प्रश्न है। अरविंद सुब्रमण्यन है, अभिजीत विनायक बनर्जी जिनको 2019 में आपका क्या मिला था साथी? नोबेल प्राइज मिला था, या आपका रघुराम राजन है। रघुराम राजन की साथी दो पुस्तकें और भी बहुत चर्चित हैं। एक थर्ड पिलर, क्या बोलेंगे? थर्ड पिलर। आप बता सकते हैं रघुराम राजन क्यों चर्चित हैं, और ये डी सुब्बाराव क्यों चर्चित हैं? हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट, क्या बोलेंगे? हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट, क्या बोलेंगे? हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट, क्या बोलेंगे? हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट। ये किसकी है? डी सुब्बाराव। ये सब लोग कौन है? आरबीआई के गवर्नर थे भैया। तो आरबीआई के गवर्नर्स की कुछ चर्चित किताबें मैं आपको बता दूं। यहाँ पर कुछ चर्चित किताबों की बात हम कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं ओवरड्राफ्ट बुक किसकी है? ओवरड्राफ्ट बुक आरबीआई के किस गवर्नर की है? तो आप बोलेंगे भैया उर्जित पटेल की है। साइन देखे हैं ना इनके नोट पर? जी हाँ, आरबीआई के गवर्नर के ही साइन होते हैं नोट पर। क्या बोलेंगे? ओवरड्राफ्ट हो गई भैया आपका। एक भैया आपसे पूछेगा इमर्जिंग इंडिया किसकी बुक है? इमर्जिंग इंडिया किसकी बुक है? उन्हीं की है जिन्होंने लिखी है द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया। और उन्हीं की है जिन्होंने लिखी है आपका रीसर्जेंट इंडिया। क्या? रीसर्जेंट इंडिया बुक लिखी है। तो कौन है इन तीन चर्चित पुस्तकों के लेखक? आप कहेंगे आरबीआई के गवर्नर विमल जालान है। कौन है? आरबीआई के गवर्नर विमल जालान है, ठीक है। ये आरबीआई के गवर्नर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आई डू व्हाट आई डू और थर्ड पिलर ये किसकी हैं? रघुराम राजन की हैं। रघुराम राजन की पुस्तकें हैं। आरबीआई, अब हम साथी अगले 1 से 2 दिन में आरबीआई से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि आरबीआई से क्वेश्चन बनता ही बनता है, वो बहुत तरीके से करने वाले हैं। आरबीआई निम्नलिखित में से किस अधिनियम के दायरे में आता है? आरबीआई किस एक्ट पर काम करता है? तो किस पर काम करता है? रिजर्व बैंक एक्ट 1934 पर। आरबीआई अधिनियम कब आया था? क्या बोलेंगे? आरबीआई अधिनियम कब आया था? 1934 पर। लिखना इंपोर्टेंट आरबीआई एक्ट कौन कौन से हैं जो कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इंपोर्टेंट आरबीआई एक्ट, तो एक तो आरबीआई एक्ट 1934 हो गया जो उसकी मेन फंक्शनिंग है। एक है बैंककारी अधिनियम। क्या बोलेंगे? बैंककारी। एक बैंककारी साथी आपसे पूछे बैंककारी विनियमन अधिनियम, क्या होगा? बैंककारी विनियमन अधिनियम, ये आपको पता होना चाहिए। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया? क्या बोलेंगे? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भैया कब आया था? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपका आया है दोस्त 1949 में। कब? इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 1949 में। आपसे पूछे सरकारी प्रतिभूति विनियमन अधिनियम कब आया? सरकारी प्रतिभूति विनियमन अधिनियम, विनियमन बोलते रेगुलेशन को, कार्य संचालन के लिए एक्ट, ये कब आया? तो आप बोलेंगे भैया ये आपका 2006 और 2007 का है। पहले 2007-06 में आया, फिर रिवाइज किया गया 2007 में। इसको बोलते हैं हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज
सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट, क्या बोलेंगे, रेगुलेशन एक्ट 2006 में आया। आपसे पूछे साथी भारतीय सिक्का अधिनियम कब आया, भारतीय सिक्का इंडियन कॉइन एक्ट कब आया, भारतीय सिक्का अधिनियम कब आया, तो आप बोलेंगे 2011 में आया। आपसे पूछ ले साथी पीएसएस एक्ट कब आया, पीएसएस एक्ट कब आया आपका 2007 में आया। और आपसे पूछ ले पीएसएस रेगुलेशन एक्ट कब आया, पीएसएस रेगुलेशन एक्ट कब आया, ये इसका अगले ही साल आया 2008 में। अब आपसे पूछे पीएसएस क्या है, पीएसएस क्या है, तो पी फॉर पेमेंट, क्या बोलेंगे, पीएसएस को लिख लेना, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट इसको हम कहते हैं, पेमेंट एंड सेटलमेंट, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट इसको हम कहते हैं। ये कब आया साथी, आपका 2007 में है। इसके अगले साल ही रेगुलेशन एक्ट आया 2008 में। तो क्या बोलेंगे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट आपका 2006 में आया, 2006 ही याद रख लेना। भारतीय सिक्का अधिनियम इंडियन कॉइन एक्ट 2011। क्या बोलेंगे, पेमेंट एंड साथी आपका सेटलमेंट एक्ट कब आया, 2007 में आया, ये याद रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान है जो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को जारी करता है, क्या बोलेंगे, एफएसआर रिपोर्ट इसको हम कहते हैं, एफएसआर रिपोर्ट को जारी करता है। तो एफएसआर रिपोर्ट जो होती है साथी वो आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। एफएसआर रिपोर्ट के बारे में अगर बात करूं, ये बाई एनुअल है। बाई एनुअल का मतलब समझते हैं ना, जी भैया, द्विवार्षिक, 2 वर्षों में एक बार आती है। क्या बोलेंगे, 2 वर्षों में एक बार आती है। और इस बार ये जून 2023 में आई, जून 2023 में आई साथी आपका जो 27 थी, 27वीं जारी हुई। कौन सी जारी हुई, 27वीं ये जारी हुई थी। जनवरी 2024 तक सिडबी, जिसको भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, क्या ठीक है। तो ये मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, पटना, नई दिल्ली, मुंबई या फिर लखनऊ में है। तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में है, ठीक है। सिडबी की स्थापना मुझे बताएं साथी, इसको कब इस्टेब्लिश्ड किया गया, तो आप बोलेंगे 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई, 2 अप्रैल 1990 को स्थापना हुई। अगर आपसे पूछे इसका एक्ट कब आया सेबी का, तो 1988 में एक्ट आया। इसके जो साथी वर्तमान में अध्यक्ष हैं सिडबी के, वो कौन हैं, वर्तमान में जो साथी अध्यक्ष हैं सिडबी के वो कौन है, एस शिव सुब्रमण्यम रमन है। कौन है, एस शिव सुब्रमण्यम रमन, ये कौन है इसके, एस शिव सुब्रमण्यम रमन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो लखनऊ में हो गया। ऐसे ही और क्या क्या पूछे जाते हैं साथी आपसे, सेबी बहुत पूछा जाता है। सेबी, सेबी का फुल फॉर्म कितने दोस्त बताएंगे, सेबी का होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना दोस्त कब हुई थी बताएं। सेबी की अगर मैं बात करूं, इसको हम बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, आपका इसको हम कहते हैं। सेबी की स्थापना में पूछूं 12 अप्रैल 1988 को हुई। कब हुई, 1988 को हुई। इसका हेडक्वार्टर मैं आपसे पूछूं सेबी का कहाँ पर है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है, मुंबई में। ऐसे ही साथी आपसे पूछेगा नाबार्ड, क्या बोलेंगे, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर, लिखे भाई साथी, मन में सोचा करो, फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर किसको बोलते, कृषि को, एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अर्थात ग्रामीण विकास और कृषि के विकास के लिए बैंक, ये है नाबार्ड। इसकी स्थापना कब हुई साथी, आपका 12 जुलाई 1982 को हुई, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में है। ये बड़े पूछे जाते हैं। जैसे एक्जिम पूछा जाता है आपका, एक्जिम, EX फॉर एक्सपोर्ट, I फॉर इम्पोर्ट, क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, क्या बोले, IM इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट निर्यात के लिए और साथ ही इम्पोर्ट आयात के लिए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्जिम की अगर स्थापना की बात करें 1 जनवरी 1982 को हुई और इसका साथ ही हेडक्वार्टर आपसे पूछे तो मुंबई ही होगा। क्या होगा, मुंबई ही इसका हेडक्वार्टर होगा।
एग्जिम का भी, सेबी का भी, नाबार्ड का भी गलती नहीं करेंगे जी भैया, नहीं करेंगे। अगर बेटा गलती कर दी ना, पूरे दिन बोलते बोलते ना इस टाइम ये स्टेज आ जाती है कि गला सूख जाता है, और इस सूखे हुए गले की तुम्हें कसम है, और जो तुमने परफॉर्मेंस बिगाड़ दी। मैं जितना दम लगाऊं उससे ज़्यादा दम तुमको लगाना है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भैया हमने पढ़ी है, और 3 लाख किलोमीटर वो क्या होगी? 299, 792, 458, 3 लाख हमको पकड़नी है। ये क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड भी इसको हम कह सकते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 10⁻³ मीटर होते हैं, ये सब जानते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जी भैया, उत्तर आते हुए गजब तरीके से दिखाएंगे। भाई क्या पूछ रहे हैं? ऊपर ऊपर भाई को दिखाएं। बोलेंगे सर आपने क्वेश्चन 4 में लक्षद्वीप बताया था। बेटा जब तुम कुछ पागल हो जाओगे ना, तब कुछ बुद्धिमान पैदा होंगे। 4 में क्या पूछ रहा? जनसंख्या घनत्व पूछ रहा। मैं जनसंख्या घनत्व लक्षद्वीप का क्यों बताऊंगा भाई? हैं, जनसंख्या बताई होगी साथ ही मैंने आपको। जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व में बहुत अंतर है। जनसंख्या पॉपुलेशन को कहते हैं, और जनसंख्या घनत्व मैंने इसीलिए तो आज आपको समझाया कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या है। और अगर आप ऐसे ही अटके रहेंगे तो मैं सबको ऐसे एक्सप्लेन थोड़ी करूंगा एक एक बच्चे को। ऐसे तो जो अच्छे बच्चे हैं, यहाँ दोस्त हमको बातें नहीं करनी है, जो पढ़ा दिया वो याद करना। याद करने का दम है तो आगे बढ़ेंगे, याद नहीं करने का दम है तो भाई कहीं प्राइवेट नौकरी फिर आज नहीं तो कल करनी है, तो उसको आज शुरू करें आप तो ज़्यादा अच्छा है। फिर माता पिता की जो उम्मीदें हैं उनको ना तोड़ें, ठीक है, उनको निचोड़े ना, ठीक है, क्योंकि हर रोज उनके हालात ऐसे ही हैं कि उनको होप है कि मेरा बेटा या बेटी तकदीर बदलेगा और शायद कुछ अच्छा होगा। तो वो अच्छा या तो करके दिखाओगे या फिर मैदान से भाग जाओगे। तो 2 चीजें होनी है। लाल मुंह इमोजी नहीं भेजनी है। रोमर पैमाने पर किसके द्वारा क्या मापा जाता है? तो रोमन किसके लिए होता है साथी? आपका तापमान के लिए होता है। किसके लिए होता है? तापमान के लिए होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा आपका सेल्सियस पैमाना होता है C/5 बराबर F-32/9। ये आपका सेल्सियस और आपका क्या बोलेंगे C/5 बराबर F-32/9 बराबर R/5। इस रिलेशन, ये रोमर स्केल ही है, इसके द्वारा आप कोई भी एक वैल्यू दे रखी है। जैसे सेल्सियस में टेम्परेचर दे दिया, फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हो। सेल्सियस में दे दिया साथी, वही रोमर पर हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में दे दिया तो रोमर में निकाल लोगे। फॉर्मूला आपके पास है, जो वैल्यू दी हुई है दोस्त उसको पुट कर सकते हैं और बाकी निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। निम्न में से कौन सा भैया? पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में ना? जी भाई साहब, मैंने आपको बताया पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, यही मैंने आपको बताया है क्लास में भी। निम्न में से कौन सा अमल है जो मानव की मांसपेशियों की थकान के लिए जिम्मेदार है? अच्छा, एक बात के लिए थम्स अप चाहूंगा आपसे, क्योंकि देखो एक अध्यापक की कुछ उम्मीदें होती हैं क्लास से, आपकी भी उम्मीद होंगी ना कि पेपर में भैया क्वेश्चन मिलेंगे, हमारा स्कोर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। मेरी एक उम्मीद बस एक आपसे है। मैं रिसेंट में आपसे पहले भी कहा था कि हमारे पास लिमिटेड समय है, इसमें मैं बहुत बातें नहीं कर सकता। आप अगर एप्लीकेशन पे होता तो मैं आपसे बहुत सारी चर्चाएं वहां पर करता हूं, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आंसर आप लिखेंगे, और दूसरा कुछ भी डाउट आपको है कि भाई कोई डाउट है तो आप बोलेंगे भैया मैं पढ़ा लिखा बच्चा हूँ, मैं एक रिसर्च कर लूँगा, इंटरनेट मेरे पास है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको मैं जानना चाहता हूँ और ना जान पाऊँ। तो इन 2 चीज़ों के लिए थम्स अप चाहिए कि भैया डाउट को मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, क्योंकि उससे क्या होता है, मैं भी चाहता हूँ कि आपको बताऊँ उस बात को, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे भी जानबूझ के छोड़नी पड़ती हैं। मैं भी चर्चा करना चाहता हूँ, लेकिन फिर वो हमारे घंटों को बहुत बढ़ा देगा। क्या बोलेंगे? मांसपेशियों की थकान किसकी वजह से होती है? लैक्टिक एसिड जब जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है? लैक्टिक एसिड जब जमा हो जाता है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला मैंने कल आपको शायद नहीं बताया या बताया था। ये क्या है? ये सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। HNO3 ये विस्फोटक के रूप में प्रयोग होता है, और पाचन में HCl होता है, ये पेट में पाया जाता है। चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने के बाद में काली हो जाती हैं। चांदी की वस्तु आपने भी देखा भैया हो जाती हैं, पायल भी काली हो जाती है, अंगूठी भी काली हो जाती है, क्योंकि वे हवा में रिक्त स्थान के साथ अभिक्रिया करती हैं। एयर में क्या मिल जाता है उन्हें? आपका सल्फर मिल जाता है। एयर में क्या मिल जाता है उनको साथी? आपका सल्फर। हाँ,
ओके, अभी आवाज आई है साथी, एक बार बताएंगे। तो सल्फर के साथ क्रिया करती हैं, और चांदी और सल्फर क्या बोलेंगे, चांदी सिल्फर है, चांदी क्या होती है, सिल्वर होती है, और इसके साथ सल्फर के साथ मिलके ये सिल्वर सल्फाइड बनाती हैं। सिल्फर सल्फाइड का क्या कर देते हैं, ये निर्माण कर देते हैं, और इसी की वजह से इसका रंग क्या हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं Ag2S। इसी की वजह से क्या होता है, ये जो होता है सिल्वर सल्फाइड, ये काले रंग का होता है। ठीक है, ये काले रंग का होता है। आगे, निम्न में से कौन सा अंग है जो मानव शरीर में पित्त का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है साथी, आपका जो बाइल जूस को निर्माण करता है। पित्त रस भी इसको हम बोलते हैं, बाइल जूस भी इसको हम बोलते हैं। तो पित्त का उत्पादन जो होता है दोस्त, वो लीवर के द्वारा होता है। किसके द्वारा, लीवर के द्वारा होता है। ठीक है, और याद रख लेना, ये बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आपसे मैं पूछूं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वो साथी आपका यकृत है। और ये क्या करती है, अमोनिया और यूरिया का निर्माण करती है। अमोनिया और यूरिया का निर्माण बॉडी में कहाँ पर होता है, तो आप बोलना भैया लीवर में होता है। कहाँ पर, लीवर में। तो लीवर का मतलब होता है जिगर। क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए आपकी बॉडी में ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए। पहले कहते थे ना बड़े बूढ़े, जिसमें जिगर है वो सामने आ जाए। तो इसका बड़ा रोल है यकृत का। ठीक है, बॉडी में पित्ताशय का निर्माण ये करती है। प्राणी जगत में निम्न में से किस सदस्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। क्या बोलेंगे, जैसे भैया हमारे में ही 4 चैम्बर होते हैं। तो उभयचरों के, मत्स्यों के, सरीसर्प के, या फिर पक्षी के होते हैं 4 चैम्बर। क्या बोलेंगे भैया, पक्षी के 4 चैम्बर होते हैं। और सरीसर्प, मगरमच्छ को छोड़कर क्यों लिखा, क्योंकि मगरमच्छ के भी 4 होते हैं। सरीसर्पों की अगर हम बात करें आपका, तो सरीसर्पों में जैसे सार्क मछली होती है, उसके सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं। छिपकली होती है आपका साथी, क्या बोलेंगे, छिपकली होती है लिजार्ड, उसके जो चैम्बर होते हैं उनकी संख्या 3 होती है। क्या होती है, 3 होती है। मत्स्य, मछली अगर पूछ ले आपसे, से आपसे मैं अगर पूछूं सिर्फ मछली में, तो सार्क और छिपकली मैंने आपको बता ही दिए। ठीक है, उभयचरों के। ठीक है, तो ये पक्षी के कितने होंगे आपका साथी, 4 कक्ष होते हैं। मनुष्य के कितने कक्ष होते हैं, मनुष्य के भी भैया 4 कक्ष ही होते हैं। ठीक है, आगे आएंगे। माइकोलॉजी का अध्ययन है, माइकोलॉजी का अध्ययन। एक बच्चा कह रहा है सर जी 12 किसके होते हैं, 12 नहीं भैया, फिर वो आपका तिलचट्टा होता है सबसे ज्यादा, फिर उसके होते हैं 13 चैम्बर्स को लेकर रहता है वो। माइकोलॉजी का अध्ययन है, माइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है, माइकोलॉजी, तो क्या बोलेंगे, कवक और फंगी। अभी बोला था मैंने कि भैया क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो वो 5 मिनट भी अप्लाई नहीं कर पा रहा है अपने ऊपर। आगे आएंगे, पूछते रहिए, फिर आपका काम है, मैंने आपको गाइड कर दिया। माइकोलॉजी हो गया। प्रोटोजोआ का अध्ययन किसमें होता है साथी, बताएंगे क्या आप मुझे, प्रोटोजोआ, सारे दोस्त आपको क्या बोलेंगे भैया, प्रोटोजोआ का अध्ययन कली का बताएंगे। तो क्या बोलेंगे, प्रोटोजोआ का होता है दोस्त आपका माइक्रोबायोलॉजी में। किसमें होता है, माइक्रोबायोलॉजी में इसका अध्ययन होता है। माइक्रोबायोलॉजी में जीवाश्म का जो अध्ययन होता है साथी आपका किसमें होता है, पैलेंटोलॉजी में होता है। किसमें होता है, पैलेंटोलॉजी में इसका अध्ययन होता है। छिपकली का जो अध्ययन होता है साथी, वो सोरोलॉजी में होता है। किसमें होता है, सोरोलॉजी में इसका अध्ययन होता है। किसमें होता है, सोरोलॉजी में। आप मुझे बताएं फाइकोलॉजी का संबंध किससे है, फाइकोलॉजी का संबंध किससे है, तो फाइकोलॉजी होता है साथी आपका शैवाल का अध्ययन। किसका, शैवाल का अध्ययन होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हो, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हो, तो फ्रूट्स का, फल का अध्ययन करते हो। आपका एंथोलॉजी में बताइए मुझे किसका अध्ययन करते हो, एंथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हो, एंथोलॉजी में भैया पुष्प यानी कि फ्लावर्स का अध्ययन करते हैं। किसका, पुष्प यानी कि फ्लावर्स का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं एंटोमोलॉजी में, क्या बोलेंगे, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो एंटोमोलॉजी में साथी आपका कीटों का अध्ययन करते हैं। किसका, कीट का। डेंड्रोलॉजी आप मुझे बताइए, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, डेंड्रोलॉजी में भैया आपका अध्ययन करते हैं हम किसका, आपका वृक्ष और झाड़ियों का। किसका, वृक्ष और झाड़ियों का, ट्रीज की स्टडी इसमें की जाती है, वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन होता है। हर्पिटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, हर्पिटो
लॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? सरीसृपों का। किसका साथी? आपका, अभी मैंने आपको बताया था, सरीसृपों का अध्ययन हम करते हैं। किसका? सरीसृप का अध्ययन करेंगे उसमें, ठीक है। क्या बोलेंगे आपका? सॉरी, हर्पिटोलॉजी किसका? सरीसृप का, रेप्टाइल्स का अध्ययन उसमें हम करते हैं। हर्पिटो, ये हैप्टोलॉजी नहीं है, हैप्टोलॉजी बताएंगे, हैप्टोलॉजी, ठीक है। आगे आएंगे। हाल ही में किस राज्य में पांडवुला गुट्टा को विशेष भू विरासत घोषित किया गया है? पांडवुला गुट्टा को विशेष, बोलेंगे भी, बहुत बढ़िया। एक आपका चुनावी व्यक्ति यहाँ पर आ गया है हमारी क्लास में, इसको भगा देंगे थोड़ी देर में, थोड़ी देर में भगा दो इसको लाठी मार के भगाओ। चुनावी व्यक्ति हमको नहीं चाहिए, हमको पढ़े लिखे बच्चे चाहिए जो कल राष्ट्र का निर्माण करें। चुनावी नारे तुम लगाने लगते हो, चुनावी नारे कोई भी लगाए उसी को भगाओ। किस राज्य में पांडवुला गुट्टा को विशेष भू विरासत घोषित किया गया है? तो पांडवुला गुट्टा, पहली बात तो है भी भैया क्या आपका, ये तेलंगाना में है, तेलंगाना में। और ये क्या है? पांडवुला गुट्टा एक रॉक है जो मध्यकालीन इतिहास के समय की है। किसकी? मध्यकाल की, मिडिएवल टाइम की है। और अभी साथी तेलंगाना बहुत चर्चित रहा ऑपरेशन इस्माइल एक्स के लिए। किसके लिए? ऑपरेशन इस्माइल एक्स। जानते हैं ऑपरेशन इस्माइल एक्स? थम्स अप करके बताएं। जी भैया, ये तेलंगाना पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? तेलंगाना पुलिस के द्वारा ये शुरू किया गया। और इसमें क्या किया गया? 3479 जो बाल मजदूर थे वो मुक्त करवाए गए। क्या कराए गए? उनको फ्री कराया गया कि उनसे ज़बरदस्ती बाल मजदूरी कराई जा रही थी। ऑपरेशन इस्माइल एक्स इसको नाम दिया गया। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 ये किसने लॉन्च किया है? ये यूपी पुलिस ने लॉन्च किया है साथी। और यूपी पुलिस का नारा कितने लोग बता सकते हैं? यूपी वाले तो बता ही सकते हैं। यूपी पुलिस का जो साथी नारा है, जो 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था, जब यूपी पुलिस आप इस बार दे के आए होंगे, बोले भैया उसका नाम मत लो। सुरक्षा आपकी, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। क्या बोलेंगे? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। क्या बोलेंगे? और हम जो संकल्प ले लेते हैं वो पूरा करके रहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे भैया? ये क्या है? इसके द्वारा क्या होने वाला है? सीसीटीवी से अपराधियों पर नजर रखी जाएगी। सीसीटीवी से अपराधियों पर क्या? अपराधियों पर नजर रखी जाएगी। आपसे पूछे देश में पहली बार सेमीकंडक्टर पॉलिसी कौन से राज्य द्वारा लाई गई? पहली बार सेमीकंडक्टर पॉलिसी, क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर नीति किस राज्य में आई है? तो आप बोलेंगे यूपी में आई है। आदि योगी शिव की, जो आदि योगी शिव आप लोग जानते होंगे, आदि योगी शिव जो आपने देखे होंगे फोटो, शिव जी का जो आधा आपका यहाँ आपका चेस्ट के पास से लेकर के बॉडी जो है, आदि योगी शिव की 242 फीट की प्रतिमा यूपी में बनने जा रही है। ये कहाँ पर साथी? क्या बोलेंगे? मूर्ति बोलेंगे। 200 फीट की मूर्ति कहाँ पर बनने जा रही है? वो नोएडा में बनने जा रही है, नोएडा में, ठीक है। क्या बोलेंगे? एक साथी आपका महात्मा बुद्ध जी के नाम पर महात्मा बुद्ध, क्या बोलेंगे? महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी, कृषि एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर बनने जा रहा है? तो क्या बोलेंगे? इसका शिलान्यास हुआ आपका कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? कुशीनगर में। ये याद रखना है। आगे आएंगे, कुशीनगर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है जो साथी आपका किसका? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 को होस्ट करेगा? कौन करेगा? भारत, जर्मनी, मलेशिया या फिर अमेरिका? तो अपना देश भारत इसको करने जा रहा है, क्योंकि दूरसंचार में साथी हम क्या है, आपको पता है कि हमारा देश जो है मोबाइल यूजर्स में, अगर मैं पूछूं कौन से स्थान पर है, मोबाइल यूजर्स कितने हैं हमारे देश में, तो सेकंड प्लेस पर हम आते हैं चाइना के बाद में। किसमें? सेकंड प्लेस हमारा है। दूरसंचार के लिए हमको सोचना होगा। आगे आएंगे, हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? सरस्वती सम्मान उदय भाटिया, मानसी गुप्ता, प्रभा वर्मा या शिव शंकरी? तो प्रभा वर्मा को मिला है साथी सरस्वती सम्मान 2023 में, ठीक है, 2023 में। और शिव शंकरी को मिला था 2022 का। किसका?
2022 का मिला था, ये याद रख लेना। पहला पूछूं मैं आपसे, पहला पुरस्कार किसको मिला था? सरस्वती सम्मान। पहला पुरस्कार साथी हमारा मिला था, पहला पुरस्कार मिला था हमारा किनको? अमिताभ बच्चन जी के जो पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन को। किसको? हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। राशि इसमें मिलती है 15 लाख रुपए, लेकिन ज्ञानपीठ से बड़ा पुरस्कार मत समझ लेना, ऐसे तो जेसीबी में 25 मिल जाते हैं, ठीक है, जेसीबी में 25 मिल जाते हैं। तो पहला पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन जी को। और सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुई अगर मैं आपसे पूछूं? सरस्वती सम्मान की शुरुआत हुई है साथी आपका 1991 से। कब से? 1991 से, ठीक है, 1991। और आज के होमवर्क की तरफ चलते हैं, वह है सरस्वती सम्मान भारत की कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? मैंने ज्ञानपीठ आपको बताया था साथी। तो आज का जो होमवर्क है इसमें अपने सारे स्टूडेंट्स से अपील करूंगा कि रिसर्च करके आंसर जरूर लिखना। शायद आपके 10 सेकंड जाते हों, लेकिन वो हमको बहुत ऊर्जा देता है। ऊर्जा इसीलिए देता है क्योंकि हमको पता चलता है कि हमारे पास इतना नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो इस बार सिलेक्शन ले लेगा। वो कुछ प्रतिशत ही होता है, ऐसा नहीं हो सकता पूरी कक्षा जो देखें सब उतने धैर्य के साथ देखें, उतना धैर्य बना ही नहीं रह सकता सभी का। बात यह है कि कम से कम आप साथी सतत तरीके से पढ़ते रहें, कंसिस्टेंसी ही आपको अव्वल बनाती है दुनिया में। मैं आपको हमेशा एक कहानी आपको कक्षाओं में भी सुनाई गई, मैंने भी सुनाई, कि साथी कभी भी आप लोग जानते हैं कि कछुआ खरगोश से जीत नहीं सकता, लेकिन कछुए को खरगोश से जीता हुआ क्यों दिखाया गया? वहां दिखाने का मकसद यही था कि अगर आप सतत परिश्रम करते हैं तो आप कछुए को भी पीछा छोड़ सकते हैं, यानी आप एक एवरेज स्टूडेंट से एक बेहतरीन छात्र बन सकते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ हो सकता है निरंतर चलते रहने से। तो खुद पर विश्वास करिए और निरंतर चलती रहिए। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा और वक्त पर एतबार करो। तो अपना ख्याल रखो बहुत सारा, और साथ ही पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, बहुत जल्दी हम इस मुकाम पर पहुंचेंगे जो सफलता का होगा। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।